तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं यहाँ कैंडल सिखाने आई हूँ आप सबको, पर मुझे टीचर नहीं समझना, मेंटोर समझना। मैं आपको गाइड करने आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कैंडल हम बनाएं क्यों। इसका स्कोप क्या है, क्या फ़ायदा है कैंडल बनाने का। एक तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। कौन इस्तेमाल करता है कैंडल? कैंडल मेनली लोअर मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और सुपर अपर मिडिल क्लास सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं? उनको जब रिलैक्स करना होता है, शाम को थके हारे घर आते हैं, तो आजकल हर कोई 2 कैंडल जला के उसकी खुशबू का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये आजकल पिछले 5 सालों से इसकी ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं पिछले 15 साल से कैंडल बना रही हूँ, बट शुरुआत में इतना डिमांड नहीं था, सिर्फ होटल्स में जाता था। अभी घरों में भी हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था बत्ती जलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, लेकिन आजकल इसको इस्तेमाल किया जाता है रिलैक्स करने के लिए कि कैंडल की खुशबू आए। तो इसीलिए पहले कैंडल जो बनते थे वो फ्रेग्रेंस कैंडल नहीं होते थे। आजकल के कैंडल्स में फ्रेग्रेंस हो तो आपको ज़्यादा बेटर सेल होता है आपका, ठीक है। तो इसके सेलिंग ऑप्शन कहाँ-कहाँ है? आप कहाँ-कहाँ बेच सकते हो कैंडल? कैंडल को आप एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होटल में, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल्स में वो लोग रिसेप्शन एरिया में कैंडल्स डालते हैं, सबके गेस्ट के रूम्स में कैंडल डालते हैं। तो जैसे सोप्स और शैम्पू बिकता है, कैंडल्स भी आपका होटल्स में उसकी डिमांड काफ़ी हाई होती है। फिर आजकल जो बड़े ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा होते हैं, वहाँ पे भी उसकी काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि लोग पेडिक्योर कराने जा रहे हैं या बॉडी मसाज करा रहे हैं या फेशियल करा रहे हैं। साइड में एक कैंडल की भीनी-भीनी खुशबू आए, लाइट ऑफ करके वो कैंडल की जो हल्की सी रोशनी होती है, वो बहुत रिलैक्सिंग होती है। तो इसलिए सारे प्रीमियम स्पा में इसकी बहुत डिमांड होती है। सेल करने के लिए आपका मार्केट रहेगा हैंडमेड एग्ज़िबिशंस। बहुत सारे हैंडमेड एग्ज़िबिशंस होते हैं जहाँ पे हैंडमेड बास्केट बनते हैं, बैग्स बनते हैं, आप लोग वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो वैसे एग्ज़िबिशंस में आपके कैंडल्स भी काफ़ी डिमांड में रहता है। और हैंडमेड कैंडल का ज़्यादा डिमांड रहता है, क्योंकि हैंडमेड नेचुरल कैंडल्स नेचुरल सोया वैक्स से बना रहता है। हैंड पोर्ड का जो लेबर उसमें जाता है, उसमें प्यार जाता है, लोग मानते हैं। तो हैंडमेड कैंडल लोग प्रेफ़र करते हैं खरीदना कंपेयर टू फैक्ट्री में जो बनती है। लेकिन हम ये करेंगे कि आज जो हम सीखेंगे छोटी क्वांटिटी में प्यार से जो बनाएँगे, उसको हम थोड़ा लार्ज स्केल भी कर सकते हैं। 5-6 लोग मिलके उसको बल्क प्रोडक्शन में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कैंडल पहले तो सीज़नल होती थी, सिर्फ दिवाली में बिकती थी। अभी दिवाली नहीं, अभी पूरे साल ही बिकती है कि क्योंकि लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं कैंडल, सैलून में यूज़ करते हैं, होटल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और फेस्टिवल गिफ्टिंग, दिवाली हो गया, होली, कोई कोई भी इंडियन फेस्टिवल, क्रिसमस, तो थीम के हिसाब से आप कैंडल बना सकते हो। जैसे दिवाली में आप मिठाई कैंडल बना सकते हो, लड्डू जलेबी के मोल्ड्स आते हैं, उसमें वो कैंडल बन जाते हैं। क्रिसमस के टाइम में क्रिसमस ट्री आता है, फिर सांता क्लॉज के मोल्ड आते हैं, तो बहुत सारे कैंडल्स उस हिसाब से बन जाते हैं। तो आप थीम के हिसाब से कलर चूज़ करके किट तैयार करके आप कस्टमर्स को बेच सकते हो। लोग आजकल देना भी पसंद करते हैं गिफ्टिंग में। पहले चॉकलेट और मिठाई बहुत ज़्यादा जाती थी, क्रिसमस में चॉकलेट और मिठाइयाँ, दिवाली, होली में आजकल लोग कैंडल देते हैं। मिठाई की तरह दिखता है, लेकिन कैलोरी नहीं बढ़ती है, हेल्दी होता है। तो कैंडल गिफ्टिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है इसका, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कैंडल में चाहिए क्या होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं होती है। अगर आप 1 या 10 कैंडल बनाना चाहते हो, तो आप अपने किचन में भी बना सकते हो। शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए छोटा-सा कोई भी आपका पतीला, बेसिकली एक स्टेनलेस स्टील का पतीला हो, चाय का बर्तन हो, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो कैंडल को मेल्ट करने के लिए। फिर आपको चाहिए होती है वैक्सेस। हम वैक्सेस कितने वैरायटी के होते हैं उस पे बात करेंगे। फिर आपको कैंडल का फ्रेग्रेंस चाहिए होता है। फ्रेग्रेंस अलग-अलग टाइप के, हज़ारों टाइप के फ्रेग्रेंस होते हैं। आप अपने मूड के हिसाब से, आपको कौन-सा पसंद है, कस्टमर को क्या पसंद है, क्या सीज़न है, उस हिसाब से आप कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कैंडल में आप कलर भी डाल सकते हो। तो वैक्स जो होता है उसमें आप, वैसे वैक्स सारे सफ़ेद होते हैं, उसमें आप कलर डाल सकते हो। कलरफुल कैंडल बना सकते हो, रेड, ब्लू, पिंक, जो भी कलर चाहिए आप कलर डाल सकते हो। कलर के भी अलग-अलग तरीके होते हैं। फिर आपका आता है मोल्ड्स। आपको कैंडल के मोल्ड्स मिलते हैं। तो आप कैंडल, ये तो छोटा-सा मोल्ड है, बड़े मोल्ड्स भी मिलते हैं।
मोल्डेड कैंडल का एक डिसएडवांटेज ये है, मतलब मोल्डेड कैंडल का एक प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारे मोल्ड खरीदने पड़ते हैं। तो और फिर आपको सपोज़ आज 100 कैंडल का ऑर्डर आया, आपके पास 10 कैंडल है, अब 10 कैंडल बनाने के बाद आपको रुकना पड़ेगा 2-3 घंटे कि वो हार्ड हो जाए, उसके बाद उसको निकालें, फिर उसको बड़े पूरे दिन भर का काम रहता है। जबकि आपके पास अगर 100 कंटेनर हो, तो आप एक ही बार में एक वैक्स को मेल्ट करके पूरा डाल सकते हैं, है ना? तो आजकल कैंडल बल्क प्रोडक्शन में कैंडल कंटेनर ज़्यादा चलता है और ये रीयूजेबल भी है, मतलब इसको दोबारा जब कैंडल ख़त्म हो जाए इसको किसी तरह कुछ रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए कि क्यूट बॉक्सेस हैं, तो लोग इसको फिर साफ़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी फ़ायदा होता है कि एक तो आपका लेबर कम हो गया, रुकना नहीं पड़ता, इतने सारे मोल्ड्स नहीं खरीदने पड़ते हैं, और कंटेनर्स एक बार खरीद के आपने बना के भेज दिया, आपका जगह भी खाली हो गया। तो आजकल कंटेनर कैंडल का डिमांड भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन करना भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। फिर आती है कैंडल की कॉस्टिंग। तो आप रिटेल में अगर वैक्स अपना खरीदते हो, अप्रॉक्सीमेटली पैराफिन वैक्स 180 रुपये पर किलो आता है, जब जो कि जिसका मतलब है 18 रुपये आपका कॉस्टिंग पड़ेगा कैंडल बनाने का, 100 ग्राम का कैंडल बनाते हो तो। लेकिन अगर आप सोए वैक्स खरीदते हो, वो 250 से 300 रुपये का कॉस्टिंग आता है वैक्स का, मतलब 25 से 30 रुपये 100 ग्राम का कैंडल बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप सोए वैक्स यूज़ करते हो तो इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑर्गेनिक है, प्लांट से निकलता है ये वैक्स। पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम वैक्स होता है, वो मतलब धरती पे ही पाया जाता है, लेकिन वो पेट्रोल डीजल के साथ उसको निकाला जाता है, तो उसको माना जाता है कि वो नेचुरल वैक्स नहीं है। तो पैराफिन वैक्स एक तरीके का है, हम वो भी आज बनाएंगे और सोए वैक्स भी बनाएंगे। तो कॉस्टिंग में फ़र्क आ जाता है, पैराफिन वैक्स का सस्ता पड़ता है बनाने को, जबकि आपका सोए वैक्स थोड़ा महंगा पड़ता है। सो आपका कहीं 18 रुपये, 20 रुपये से 35 रुपये में आपका कॉस्ट पड़ जाता है, वो भी आप अगर 1-2 किलो वैक्स लो। जब आप बल्क में लेते हो अराउंड 20 kg 30 kg का वैक्स, तो आपका वो कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, एटलीस्ट 20% कम हो जाता है। तो जो आपको 20 रुपये पड़ रहा था, अभी कैंडल बनाने का 12 रुपये पड़ जाएगा। जो आपको 25 से 30 रुपये पड़ रहा था, उसको बनाने का आपका 20 रुपये का खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली। कंटेनर का खर्चा अलग से है। कंटेनर 20 रुपये का भी मिलेगा, कंटेनर 80 रुपये का भी मिलेगा, 150 रुपये का भी मिलेगा। तो जब आप उसके अंदर का कैंडल है, उसका कॉस्टिंग 20 से 30 रुपये में आएगा, जबकि कंटेनर का कॉस्टिंग एडिशनल रहेगा। वो उसका तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि ये जैसे 20 रुपये का नहीं, ये सॉरी 30 रुपये का है, ये सिरामिक जार 50 रुपये का है, ये 70 रुपये का है, जबकि ये सिर्फ 10 रुपये का है, राइट। तो कंटेनर का कॉस्ट ऐड करके आप अपना कॉस्टिंग कर सकते हो। अभी अगर एकदम बेसिक सा कंटेनर होता, सपोज इतनी अच्छी ग्लास नहीं होती, इतनी अच्छी सिरेमिक कंटेनर नहीं होती, एक बहुत प्लेन सा टिन होता, तो वो आपका कॉस्टिंग कम पड़ता। लेकिन कोई जो आपसे ख़रीद रहा है, उसको जब वो देख के लगेगा कि अच्छा इतना सस्ता दिखता है, लेकिन अगर कोई अच्छा सा दिख रहा है तो वो देने के लिए तैयार है पैसे। तो कंटेनर आप उस अपने मार्केट को डिसाइड देख के कि कौन कितना पैसा दे सकता है, उस हिसाब से आप कंटेनर डिसाइड करोगे, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस, अगर आप एक बेसिक कैंडल, एक प्लेन ग्लास, सपोज ये इतना प्रीमियम ग्लास नहीं होता, प्लेन कांच का ग्लास होता, तब आपको ये 20 से 30 रुपये में मिल जाता, मतलब आपको कैंडल बनाने का खर्चा अबाउट 50 रुपये। आराम से वो कैंडल एटलीस्ट 350 रुपये में जाता है, मतलब 300 रुपये का मार्जिन होता है, ठीक है। उसमें मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह आती है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका ऑलमोस्ट 300 रुपये का मार्जिन है। तो इसमें मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है। आप 300 रुपये मतलब 10 कैंडल भी बेच दिए आपने, अगर थोड़े अच्छे होटल में या किसी एग्जीबिशन में, 3000 रुपये आपको 10 कैंडल का फ़ायदा होता है ना। 300 रुपये पर कैंडल आपका फ़ायदा है, यानी आपका 3000 का। तो आप सोचो अगर 100 कैंडल बेचते हो, 30,000 का फ़ायदा है ना। तो उस हिसाब से आपका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा रहता है इन कैंडल्स में, ओके। तो अभी वो हो गया कॉस्टिंग की बात। फिर हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि कैंडल होता क्या है। हम ये समझेंगे कि कैंडल का थोड़ा साइंस क्या है, मतलब कैंडल क्या करता है। पहले हम रोशनी जलाते थे कैंडल
सॉरी, पहले हम कैंडल जलाते थे सिर्फ रोशनी के लिए कि अच्छा बत्ती चली गई, रोशनी जला दो। अभी हम रोशनी के लिए नहीं जलाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है या बैकअप हमेशा रहता है। हम लोग जलाते हैं कि उसकी अच्छी खुशबू आए और या फिर मूड बने थोड़ा-सा, जैसे बहुत उजाला है और मुझे शांति चाहिए, मैं टीवी देखना चाहती हूँ, मैंने कैंडल जला दिया, बत्ती बंद कर दी, तो वो मूड बनाने के लिए और खुशबू फैलाने के लिए रूम में यूज़ होता है, ठीक है? तो उसमें जो वैक्स जाता है, वैक्स में हम खुशबू डालते हैं, तो वैक्स उस जो बेस है, उस बेस को जब हम गलाते हैं, गरम करते हैं, तो वो लिक्विड हो जाता है। तो उस लिक्विड में जब खुशबू डालते हैं, वो लिक्विड उस खुशबू को धीरे-धीरे जो हाँ, एक और चीज़, कैंडल जो होता है वो वॉलेटाइल मटेरियल होता है। वॉलेटाइल एक साइंटिफिक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब समझना बहुत ही आसान है। अगर आप पानी यहाँ पे रख के जाते हो एक छोटा-सा कटोरी में, 2-3 दिन बाद आओ वो पानी उड़ जाता है। आपने देखा होगा अल्कोहल, जैसे वो स्टेरिलाइज़र, हाथ स्टेरिलाइज़ करते हैं, उसको खुला छोड़ दो 1 घंटे में पूरा उड़ जाएगा। उसी तरह कैंडल को अगर आप रखो वो उड़ेगा नहीं, लेकिन कैंडल को अगर आप जलाओ और वो जब लिक्विड बन जाता है तो वो उड़ता है। तो जो चीज़ उड़ जाता है, जैसे मैंने ये रखा, ये ज़िंदगी में कभी 10 साल बाद भी नहीं उड़ेगा, पर अगर मैं कोई लिक्विड कुछ लिक्विड, तेल भी नहीं उड़ता, तो तेल वॉलेटाइल नहीं होता है। पानी उड़ता है यानी पानी वॉलेटाइल होता है, अल्कोहल उड़ता है यानी वो वॉलेटाइल होता है। उसी तरह कैंडल वॉलेटाइल नहीं होता है, लेकिन कैंडल जब मेल्ट होता है वो उड़ता है, उड़ के कहीं फैल जाता है। तो जो कैंडल का वैक्स है उसमें जो हम खुशबू डालते हैं, वो जब गल जाता है, वो गला हुआ उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करता है, खुशबू को उड़ाता है। तो अगर एक छोटा सा रूम हो, बंद हो, तो वो जब कैंडल जलती है तो खुशबू और कैंडल का जो वैक्स जो गला होता है वो उड़ने लगता है, फैलने लगता है और धीरे धीरे हमारा कैंडल खाली होने लगता है और वो खुशबू पूरे रूम में फैलता है। तो यही होता है कैंडल का साइंस। नाउ अभी एक और चीज़, कैंडल को सिर्फ आप वैक्स करके ऐसे रखो तो आपको खुशबू नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप कैंडल को जलाओ तो वो धीरे धीरे गल जाता है। लेकिन सिर्फ सपोज़ अगर आपका ये टुकड़ा वैक्स का होता है, इसमें मैं जलाऊं तो आग लग जाएगा। आपने कभी देखा है किचन में जब हम तेल में अगर आग लगाओ तो आग लग जाती है, उसी तरह कैंडल में भी आग लग जाती है, ओके। लेकिन हमको चाहिए कि आग ऐसे नहीं लगे, आग धीरे धीरे लगे और एक कैंडल मेल्ट हो थोड़ा सा। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं धागा। सो इसको विक बोलते हैं, WICK, विक बोलते हैं, कैंडल विक। तो इसका काम क्या होता है, ये वैक्स से धीरे धीरे वो जो लिक्विड होता है उसको ऊपर खींचता है। जैसे हम दिया जलाते हैं, तेल उसमें डालते हैं, वो कॉटन का हम वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाती बनाते हैं, तो वो बाती उस तेल को खींचता है और धीरे धीरे जलता है। अगर हमने तेल में ही आग लगा दी तो वो ऐसे जलेगा, है ना। तो हमको जो बाती दिया में होता है, ये वही बाती है, थोड़ा फिनिश्ड फॉर्म में है, इजी फॉर्म में है, ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। फिर कैंडल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। अगर मैंने कैंडल के ऊपर ढक्कन रख दिया तो कैंडल बुझ जाएगा। तो कैंडल के लिए हमको यही चीज़ चाहिए, एक वैक्स, एक ऐसा मटेरियल जो वॉलेटाइल हो, मतलब जिसको जलाने पे वो धीरे धीरे उड़ने लगे पर आग नहीं लगे उसमें, और उसमें खुशबू हो तो वो खुशबू फैल जाए और फिर उसमें धीरे धीरे वो उड़ता रहे। जितनी देर आप जलाओगे तब तक उड़ेगा। जैसे ही आप वो आग बुझा देते हो, जो बत्ती है उसको बुझा देते हो, उसके बाद वो कैंडल फिर से ठंडा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो खुशबू और नहीं फैलाएगा। जबकि आप अगर उस कैंडल को पास में लेके स्मेल करो तो आपको खुशबू आएगी, क्योंकि उधर खुशबू लगी हुई है, लेकिन वो फैलाती नहीं है खुशबू को, ओके। तो एक वो चीज़, और इसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कैंडल ढका हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए। आसपास जो ऑक्सीजन होती है वही कैंडल को बर्न करने में मदद करती है, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ देखेंगे। हम बनाने से पहले कुछ थ्योरी कवर कर लेंगे। तो कैंडल में क्या होता है कि आपको ये बेचोगे, पता नहीं कोई पैसे देगा कि नहीं, सुंदर तो है पर कंप्लीट नहीं लगता। हम भी कोई बॉटल में शैम्पू खरीदते हैं, जब उसमें लेबल लगा होता है तब लगता है कि अच्छा वाला शैम्पू है। अगर शैम्पू में लेबल नहीं है, सब प्लेन सा बॉटल है, सपोज़ ये वाला दे कोई, तो विश्वास ही नहीं आएगा, भरोसा ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कैंडल में हमेशा एक लेबल लगाते हैं ताकि वो प्रीमियम दिखे, अच्छा दिखे। हम लेबल लगाएंगे भी बनाने के बाद। और इस कैंडल लेबल में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए आपका ब्रांड का नाम। चाहे जैसे आज हम लोग रूरल हैंडमेड की तरफ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे RHM का
या रूरल हैंडमेड का ब्रांड नेम लगाएंगे। आपका जो भी ब्रांड नेम हो, आप वो ब्रांड का नाम लिखना चाहिए। फिर वो कैंडल जब कोई खरीदेगा, उसको पता कैसे चलेगा कि क्या है इसमें, है ना? अगर वो पूरी तरह से सील्ड है तो हमको पता नहीं है वेनिला है कि लैवेंडर है कि रोज़ है, कौन सा है। तो आपको कैंडल का फ्लेवर बिल्कुल लिखना चाहिए, ताकि लोगों को ये नहीं करना है कि वहाँ पे जाके फाड़ वाड़ के निकाल के सूंघ रहे हैं। उनको पता है कि मुझे गुलाब पसंद है, मैं रोज़ वाला ले रही हूँ, और उस हिसाब से तो आपको ये तो डेफिनेटली लिखना है कि इसमें खुशबू कौन सी है। फिर बहुत सारे लोग आजकल पैराफिन वैक्स खरीदना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल माइंड नहीं करते, खरीद लेते हैं कोई भी वैक्स का। तो ये जानकारी देना ज़रूरी है कि आपने कौन सा वैक्स यूज़ किया है। तो बहुत टाइप के वैक्स होते हैं, वैक्स का नाम आपको लिखना है। अगर आप सोए वैक्स यूज़ करते हो तो सोए वैक्स कैंडल बताओगे। अगर आप बीज वैक्स यूज़ करते हो, ये सारे वैक्सेस मैं डिस्कस करूँगी, तो वैक्स का नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इस कैंडल का एक और चीज़, जब मैं खरीदूं मुझे पता होना चाहिए कितने दिन चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा ये कितने दिन चलेगा, ये कितने दिन चलेगा, ये कितने दिन चलेगा? मैं तो नहीं पता कर सकती, लेकिन मुझे चाहिए 1 महीने के लिए कैंडल या 20 दिन के लिए कैंडल जले। 20 दिन बोलने से पूरा दिन तो हम कैंडल नहीं जलाते, हर शाम को 2 घंटे जलाएंगे, या फिर किसी होटल में पूरा दिन जलाएंगे तो होटल वाला भी पूछेगा आपका कैंडल कितनी देर जलता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने ये कंटेनर सिलेक्ट किया है, इसका ये कितनी देर जलेगा ये आपको बताना है। और वो हम कैसे पता कर सकते हैं? कोई और तरीका नहीं है। आपको सपोज़ आपको 100 कैंडल के ऑर्डर आए हैं और आप ये वाला कंटेनर यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक कंटेनर जला के आपका टाइमर सेट कर देना है कि चलो 7 बजे मैंने सुबह जलाया है, कितनी देर में जाके ये कैंडल ख़त्म हो जाता है। तो आपको वहाँ पे लेबल पे लिखना है बर्न टाइम, 72 आवर्स, 36 आवर, 20 आवर्स, 8 घंटे। छोटे कैंडल हो तो 8 घंटे जलते हैं, तो वैसे आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बर्न टाइम और इसका जलने का टाइम सेम नहीं होगा। ये आपको जब आप बल्क प्रोडक्शन करते हैं तो एक आपको लेके जला के देखना ही है, खुद ही निकालना पड़ेगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। एक और चीज़, आपने कभी आई एम श्योर आप लोगों ने बनाया है कैंडल, मैंने सुना था आप लोगों ने बनाया हुआ है कैंडल। तो जैसे हम कैंडल जलाते हैं ना, आप देखते हैं कि वैक्स गलने लगता है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे खुशबू आए, शुरुआत में नहीं आती है, ओके। और मैंने चलो 10 मिनट में बुझा दिया, और मैंने आप लोगों से कैंडल ख़रीदा, मैंने 10 मिनट जलाया, थोड़ा बहुत उसमें लिक्विड आ गया था, गला हुआ वैक्स था, लेकिन वो खुशबू अच्छी नहीं, खुशबू आई नहीं मुझे। मैंने ख़रीदा था क्योंकि मुझे खुशबू चाहिए थी, लेकिन खुशबू नहीं आई। फिर मैं बोलूँगी आपका कैंडल ख़राब है, क्योंकि मुझे खुशबू चाहिए थी, आपने खुशबू लिखा हुआ है, कोई खुशबू ही नहीं आई। खुशबू नहीं आएगी शुरुआत में, क्योंकि वो जो लिक्विड है ना इतना कम होता है। जैसे ही हम जलाते हैं तो आसपास ही लिक्विड होता है, आसपास वाला वैक्स गलता है, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रॉपरली गला लिक्विड नहीं हो तो वो फैलेगा कैसे? थोड़ा सा जलाया मैंने और मैंने बुझा दिया, तो वो लिक्विड फॉर्म नहीं होता है। तो ये वो भी आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि इसको कितनी देर जलाना है। मतलब हम जब ये कैंडल जला रहे हैं, हम पहले जला लेंगे, फिर उसका टाइम देखेंगे कि कब जाके वो लिक्विड जो है सेंटर से लेकर पूरा भर जाए। मतलब ऐसा नहीं है पूरा कैंडल गल जाए, बट ऊपर का जो लेयर है ना, पूरा एक लिक्विड का पतला सा लेयर आ जाना चाहिए। वो 5 मिनट में तो बहुत छोटी कैंडल के लिए आएगी, 10 मिनट में लगभग इतने का आता है। बहुत फैला हुआ कैंडल हो तो उसका, जैसे इसका सरफेस बहुत बड़ा है, तो इसमें मेल्ट पूल, उसको मेल्ट पूल बोलते हैं। पूल जैसे स्विमिंग पूल है, हमको वो पूल चाहिए, लिक्विड का पूल चाहिए यहाँ पे, तभी खुशबू फैलना शुरू होगा। तो खुशबू मुझे 2 मिनट में नहीं आने वाली, 5 मिनट में नहीं आने वाली है। खुशबू मुझे 10 से 15 मिनट में आएगी। तो वो कितनी देर में आएगी वो आपको एक बार जला के वो भी पता करना है। तो उसमें आपको यहाँ पे लिखना है बर्न फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स। मतलब आपको 15 मिनट जलाना है फॉर बेटर फ्रेग्रेंस। मतलब आपको ये बताना है कि 15 मिनट मिनिमम जलाना है। हाँ, फिर एक और चीज़ आपको बताना है जो इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, कैंडल जब हम जलाते हैं ना, फिर कैंडल जब आधा खाली हो जाता है, कभी कभी ये काफ़ी लंबा रह जाता है। जैसे दिया की बत्ती भी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत
बहुत बड़ा फ्लेम आ जाता है ना, बड़ा फ्लेम आ जाता है तो फिर बहुत ज़ोर से जलता है। दिया तो फटता नहीं है, लेकिन अगर आपका ये ग्लास कंटेनर में यहाँ पे अगर बड़ा फ्लेम आए तो धीरे धीरे ग्लास ज़्यादा गर्म हो जाता है। छोटे फ्लेम के लिए ग्लास बिल्कुल सही है और हमको छोटा फ्लेम ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़ोर से जलने लगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये ग्लास चारों तरफ हीट हो जाएगा और ये फटता है। ऐसा हुआ है। जिनको कैंडल बनाना नहीं आता है, सिर्फ बेसिक वीडियोस देख के सीखते हैं, ऐसा वो लोग इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते हैं तो वो गर्म होके ग्लास ब्लास्ट करता है। वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। छोटे बच्चे आसपास रहते कभी ऐसे फटता है। ऑब्वियसली बॉम्ब की तरह नहीं फटेगा, लेकिन फिर भी रिस्क है, ये क्रैक हो सकता है, क्रैक होके कहीं गिर सकता है। तो हमको ये इंस्ट्रक्शन में लिखना है कि आप जब भी कैंडल को बुझा दो, अगले दिन जब जला रहे हो, हमेशा ये याद रखना है कि आपकी जो विक का लेंथ है वो आधे इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इतना लंबा छोड़ दिया, यहाँ लगाऊंगी तो वो फ्लेम इतना बड़ा होगा, तो ये आधे इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आपको इंस्ट्रक्शन में लिखना चाहिए, ठीक है, लेबल में। यहाँ ना सही, नीचे एक लेबल में जहाँ पे हम लिखेंगे कट टू हाफ इंच, कट विक टू हाफ इंच ऑलवेज, ठीक है। एंड फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका कैंडल कितने ग्राम का है, ताकि आप चीट नहीं कर रहे हो। 100 ग्राम का, मतलब कस्टमर को पता है कि ये 50 ग्राम का कैंडल है, 120 ग्राम का कैंडल है या कितना, तो वो वेट लिखना होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका प्राइस लिखना होता है। प्राइस जैसे मैंने बताया, एक प्रीमियम ग्लास अगर ये दिखे, ये तो आराम से 350 से 400 में बिकेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा जाएगा और 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा जाएगा और ये कंटेनर प्रीमियम है। तो इसमें आपका प्राइस मार्जिन जैसे मैंने शुरू में ही बताया था 300 रुपये ईजिली रहता है। तो प्राइस, वेट, फिर कौन सा फ्लेवर, ब्रांड नेम, बर्निंग टाइम और मेल्ट पूल, वो आपको कितने देर का। मेल्ट पूल आप नहीं लिख सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन वहाँ पे बोलिए ये बर्न फॉर मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स, ओके। तो ये हो गया आपका कैंडल साइंस। अभी हम वापस कुछ चीज़ें समझेंगे। अभी हम कुछ वैक्सेस की बात करेंगे। कैंडल तो मेनली वैक्स से ही बनता है, कैंडल मेनली वैक्सेस से बनते हैं। तो बहुत तरीके के वैक्स हैं, ओके। सबसे कॉमन वैक्स आजकल डिमांड में जो है सोए वैक्स है, ठीक है। ये इस फॉर्म में आता है, कभी कभी छोटे छोटे दाने फॉर्म में भी आते हैं, फ्लेक फॉर्म में भी आता है। तो सोए वैक्स सबसे कॉमन रहता है। इससे ये आजकल से पहले और कॉमन वैक्स था पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स ब्लॉक्स में भी आते थे, आजकल ऐसे में भी आते हैं पिलेट्स फॉर्म में, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम वैक्स होता है, ये सस्ता होता है, काफ़ी सस्ता होता है। इसके कैंडल की खुशबू सबसे ज़्यादा होती है। तो अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं। फिर एक और वैक्स होता है बीज वैक्स, मैं जस्ट बता दूंगी। ये भी वैक्स है, ये बीज वैक्स इस फॉर्म में आता है। ये स्लैब फॉर्म में भी आता है और पिलेट्स बोलते हैं इसको, छोटे छोटे दाने दाल की तरह दिखते हैं, इस फॉर्म में भी आते हैं। तो जो हार्ड वैक्स है ना, सोए वैक्स रहता है, पैराफिन वैक्स रहता है, बीज वैक्स रहता है और एक और रहता है कुछ कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पाम वैक्स, पाम ट्रीज़ के फैट से निकाला जाता है पाम वैक्स से भी बनता है। वो थोड़ा अनकॉमन है क्योंकि पाम वैक्स का टेक्सचर ना बहुत स्मूथ नहीं होता, इसीलिए बहुत लोग बनाते नहीं। तो वो भी नेचुरल वैक्स होता है, पाम वैक्स नेचुरल होता है। बीज वैक्स बी हाइव, मधुमक्खी के घर से निकाला जाता है वो वैक्स, वो भी नेचुरल होता है। सोए वैक्स नेचुरल होता है, जबकि आपका पैराफिन वैक्स नेचुरल नहीं होता है। बट रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा पैराफिन वैक्स का सबसे अच्छा होता है। एक तो कॉस्टिंग कम होती है, फिर इसकी खुशबू जो फैलाने की ताकत है सबसे ज़्यादा पैराफिन वैक्स में होती है, ओके। तो हम वो डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा कैसे बनाएंगे। फिर आ गया विक, मतलब जो बत्ती आपको कैंडल को मेल्ट करने के बाद कंटिन्यूअस फ्लेम देने में मदद करे, तो इसको विक बोलते हैं। इसकी थिकनेस अलग अलग आती है, सबसे कॉमन है 1 mm थिकनेस, फिर 1.5 mm आता है और इससे एक पतला सा आता है। तो 1 mm थिकनेस सबसे स्टैंडर्ड रहता है, मोस्ट सारे कैंडल्स में ये यूज़ होता है। फिर एक और टाइप का विक होता है वुडन विक। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये एकदम चिप्स की तरह पतला है, बहुत ही पतला, ओके। मैं इसको थोड़ा बेंड करूँ ना टूट जाएगा। तो ये इतना पतला वुड है कि जो तेल जब कैंडल गल जाता है तो वो तेल की तरह दिखता है, वो तेल को एब्जॉर्ब करके वो लेके जा सके। मोटा वुड हुआ तो वो नहीं खींच पाएगा उस
तेल को जलाने के लिए। तो वुडन विक ना, वुडन विक का एक फ़ायदा, एक डिसएडवांटेज ये है कि टूट जाता है। टूटता कैंडल में नहीं है, हम जब मंगवाते हैं बहुत सारा तो रखे रखे टूट जाता है, फंगस भी लग सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत प्रीमियम लुक देता है आपके कंटेनर को। तो जब आप प्रीमियम रेंज में इसको बेचेंगे तो ये वुडन, इसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहता है। ये 1-1 2-2 रुपये में बनता है, ये 10 रुपये का आता है, मतलब रिटेल में, बल्क में आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका एक मेटल बेस होता है, इसको हल्का सा खोल के इसमें हम घुसा देते हैं और फिर कैंडल के अंदर रखते हैं और वैक्स पोर करते हैं। तो वुडन विक एक हो गया, और ये वाले होते हैं कॉटन थ्रेड को वैक्स में डुबो के हार्ड बनाया गया है और फिर एक मेटल बेस पे इसको चिपका दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के विक होते हैं, और भी कुछ कुछ विक होते हैं बट इंडिया में मिलता भी नहीं है, सबसे स्टैंडर्ड यही होते हैं। ये तभी इस्तेमाल करेंगे अगर हमको प्रोडक्ट को बहुत प्रीमियम लुक देना हो। जैसे इसमें अगर मैंने ये डाल दिया तो लोगों को लगेगा कि हमको तो ये तो पता ही है कि ये हमेशा होता है, ये क्या चीज़ है, बहुत प्रीमियम लुक देता है, इसको अगर मैंने इसमें डाल दिया तो प्रीमियम लुक देगा। तो ये वुडन विक है, महंगा होता है, लेकिन आपको प्रीमियम कैंडल बनाना है और ज़्यादा कॉस्टली बेचना है या प्रीमियम लुक देना है, गिफ्टिंग में भी, गिफ्ट बॉक्स में भी थोड़ा प्रीमियम लुक देना है, तो इन दैट केस आप ये विक इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फ्लेम जब बड़ा होगा तो हमारा फिर से कंटेनर फटेगा, इसीलिए हम हमेशा इसको एटलीस्ट 3 इंच से ऊपर डायमीटर में यूज़ करते हैं। इसको अगर बहुत पतला सा कैंडल हो, अगर आपका कैंडल काफ़ी पतला सा हो, उसमें डालेंगे ना तो आपका फिर से वही कंटेनर फट जाएगा, गल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। तो ये फ्लेम बहुत बड़ा नहीं होता है, इसके बराबर ही होता है, क्योंकि ये पतला होता है ना, तो वो फ्लेम थोड़ा सा ही, हल्का सा ही बड़ा होता है, हम जला के देखेंगे। लेकिन बहुत पतला सा कुछ, अगर आपका कैंडल का डायमीटर इतना हो, इसमें अगर हम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फ्लेम हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तब ये होगा ना कि ये अगर वुडन वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हाँ, किसी एक पर्टिकुलर साइज तो 3 इंच से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो डायमीटर है ना, स्केल से मेजर कीजिए, 3 इंच से बड़ा हो तभी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 3 इंच से छोटा हो ना, इससे थोड़ा छोटा हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फिर तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, बहुत जल्दी जल जाएगा। ठीक है, और ये बीच से पतला हो नहीं सकता, वैसे भी इतना पतला है कि इतना इसके बीच से भी हम तोड़ेंगे तो ये टूट ही जाएगा, हमेशा बनाते वक्त ही टूट जाएगा, तो उनसे कटिंग भी नहीं होती है इससे पतला। अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा तेल में डाल दो, वो तेल को खींचता है, पतला लकड़ी का टुकड़ा, ओके। प्लाईवुड नहीं खींचेगा, लेकिन लकड़ी का जो पेड़ का टुकड़ा है ना, तोड़ फोड़ के थोड़ा सा डाल दो, वो तेल को खींचता है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स होते हैं। जैसे हमारे कॉटन जो हम बाती जो बनाते हैं उसमें भी हवा भरा रहता है, वो उस तेल को धीरे धीरे खींच लेता है, इसीलिए वो तेल को ऊपर उठा सकता है। उसी तरह ये पतला लकड़ी, मोटा लकड़ी लेंगे ना नहीं चढ़ेगा, तो ये इतना पतला है कि ये खींच लेगा, एकदम चिप्स की तरह है। सोचो आप मोटा सा, इतना मोटा आलू काटा आपने, उसमें तेल नहीं घुसेगा, पतला चिप्स में आराम से घुस जाता है। तो यही समझो कि ये लकड़ी का पतला सा टुकड़ा है जिसमें ऑयल खींचेगा, जबकि लकड़ी मोटा हुआ तो खींचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इतना पतला बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं ना, कि तेल में डुबो के रखते हैं और वो देखते हैं धीरे धीरे तेल ऊपर चढ़ रहा है, पूरा यहाँ तक नहीं आएगा, थोड़ा सा चढ़ता है, मतलब वो खींचेगा तेल को। ठीक है, सो इसको वुडन विक बोलते हैं, वुड का विक बोलते हैं। आप शुरू में पहले ही सेट करके रख सकते हैं, वो सबसे इजी रहता है कि आज मैं तैयारी कर रही हूँ, 100 कैंडल लगाना है, सबसे पहले मैं ये लगा देती हूँ, तो वो इजी रहता है। लेकिन अगर आप 10 कैंडल बना रहे हैं और आप ये डालना भूल गए हैं, अगर कैंडल आपका साइड से सेट हो रहा है और बीच में गीला है, आप तभी डाल सकते हैं। गीला होना चाहिए, नीचे तक गीला होना चाहिए, क्योंकि वैक्स जब मैं इधर डालूंगी पूरा इमीडिएटली जम तो नहीं जाएगा, ये साइड से पहले ठंडा होना शुरू होगा, फिर नीचे से ठंडा होना शुरू होगा। जब तक आपको दिखे कि यहाँ पे लिक्विड है, पूरा नीचे तक लिक्विड है, तब आप डाल सकते हैं। जब भी हम लोग उर्ली पोर करते हैं ना, तो उर्ली के भी हम लोग बीच में वीक रखते हैं, हाँ, पहले रखेंगे स्टार्टिंग में, हाँ, तो वीक वो निकल जाता है। अच्छा, उसके लिए ये सोल्यूशन है। ये सबसे बल्क प्रोडक्शन में देखिए, आपको बल्क जब बनाएंगे ना, 150, 200, 300 कैंडल, ये सब चीज़ें सस्ता भी होता है, बहुत महंगा नहीं होता, और बहुत जल्दी काम हो जाता है, और ये गिरता रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है, इसको कैंडल स्टिकर बोलते हैं, विक स्टिकर। अच्छे इजीली अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है और काफ़ी सस्ता पड़ता है। एक 50 का एक शीट का 100 रुपये होता है, तो
50 पैसे पड़ेंगे एक शीट का, लेकिन ये काम आपका बहुत जल्दी कर देता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी, बिजनेस के लिए प्रोडक्शन भी ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी हो। धीरे धीरे होगा तो टाइम बोलते हैं ना, टाइम इज़ मनी, तो अगर आप सेविंग कर सको तो आपका वो इजी रहता है। तो क्या होगा कि आप, एक जन मार्किंग कर देगा, एक जन जल्दी जल्दी लगा देगा, फिर वो गिरेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। 10 करना है तो ठीक है, 10 करने के लिए भी उपाय है। आप थोड़ा सा ग्लू लगा लो, ग्लू गन देखा है आप लोगों को, पता है ना, तो थोड़ा सा ग्लू गन से उसको चिपका दो तो वो रह जाएगा। लेकिन उसमें भी होता है, आई एग्री, कि गरम वैक्स जब आप डालते हैं तो थोड़ा वो ढीला हो जाता है, ये चिपकता है, हाँ, सेट हो जाए। तो इसीलिए पतला लेयर डालना है, करेक्ट, पतला लेयर डालना। तो उतना मेहनत करने से अच्छा है ये इस्तेमाल करो, चिपका दो और आराम से जल्दी जल्दी होता रहता है, राइट, ओके। सो ये विक्स स्टिकर हम यूज़ करते हैं। फिर आते हैं कैंडल कलर पे। कैंडल कलर 2 तरीके के होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आएगा, हमेशा इजी होता है इसको लगाना। मतलब अगर आप बल्ब प्रोडक्शन सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी बनाना है तो लिक्विड, ओके, ये पानी में नहीं घुलता, ये सिर्फ तेल में घुलता है। तो आपको मतलब लिक्विड जो कलर कैंडल का खरीदना है वो ऑयल सोल्यूबल कलर बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर आता है आपका पाउडर कलर भी, कैंडल के पाउडर कलर भी। लेकिन पाउडर कलर का क्या है, आपको बहुत देर घुमाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे दाना दाना छूट गया हो। तो पाउडर का क्या है, आपको अच्छे से मिक्स करना है, तो इसीलिए लिक्विड बेटर रहता है, लेकिन ये सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। फिर उपाय क्या है, अगर आपको पाउडर खरीदना है, कॉस्ट कटिंग करनी है, तो इसको तेल में इसका पेस्ट बना के रखो। पाउडर खरीद के उसको कोई भी तेल में, मतलब सनफ्लावर ऑयल या कोकोनट ऑयल में उसका पेस्ट बना के रखो। फिर उसको अगर मेल्टेड वैक्स, गला हुआ वैक्स में आप डालते हैं तो आपका वो जल्दी घुल जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप पाउडर को तेल में पहले मिला के एक कंटेनर में रखो, जितना चाहिए आप मिलाते जाइए। सो पाउडर फॉर्म में कैंडल आता है, कैंडल कलर आता है, और लिक्विड फॉर्म में कैंडल कलर आता है। फिर आ गया हमारा कैंडल का खुशबू। कैंडल की खुशबू 2 तरीके के होते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए है कि एक नेचुरल फ्रेग्रेंस होता है, नेचुरल फ्रेग्रेंस को हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। एसेंशियल ऑयल का मतलब क्या होता है पता है, जो भी नेचर में खुशबू, पत्ती, उसके रूट या पत्ता या फूल से खुशबू आती है, उसको हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। जैसे गुलाब की खुशबू गुलाब की पत्ती से आती है, उसको एक तरीके से उस खुशबू को निकाल के एसेंशियल ऑयल की तरह बेचा जाता है। एसेंशियल ऑयल प्रीमियम होता है, ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और नेचुरल होता है, ओके। एसेंशियल ऑयल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है और इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जबकि फ्रेग्रेंस में केमिकल होता है। लेकिन फ्रेग्रेंस की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत वैरायटी की होती है। जैसे आप सोचो नेचर में कितना है, गुलाब है, 10-15 फ्लावर्स हैं, और जैसे खस का खुशबू है, और क्या पेपरमिंट है, मिंट का खुशबू है, तो बहुत लिमिटेड है, 50-60 खुशबू होगी नेचर में। जबकि फ्रेग्रेंस की खुशबू हज़ारों हो सकती है, क्योंकि फ्रेग्रेंस केमिकल से बनाया जाता है, और उस फ्रेग्रेंस से ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम गुलाब सूंघ सूंघ के बोर हो जाते हैं, राइट, ओके। सो आपका फ्रेग्रेंस का खुशबू, फ्रेग्रेंस होता है 2 तरीके के, एक एसेंशियल ऑयल है। कोई अगर आपको बोले कि हमको एकदम नेचुरल चाहिए तब आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे, कोई अगर बोले कि हमको नेचुरल कैंडल चाहिए फ्रेग्रेंस के साथ, तब आप फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ करेंगे। फ्रेग्रेंस ऑयल का फ़ायदा ये है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू देता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग खुशबू देता है, ठीक है, क्वालिटी उससे ही अच्छा बनता है, ओके। अभी हम कुछ और टेक्निकल चीज़ें समझेंगे। हॉट थ्रो एंड कोल्ड थ्रो, ये टेक्निकल टर्म इसलिए है कि आपका कैंडल, जब मैं सपोज़ किसी मॉल में गई और मैंने ये कैंडल देखा, हमारा नेचुरल ये होता है कि हम इसको स्मेल कर लें, मन करता है, राइट। तो जब वो बिना जले जो खुशबू आती है उसको कोल्ड थ्रो बोलते हैं। कोल्ड थ्रो मतलब वैक्स कोल्ड है और वो थ्रो कर रहा है खुशबू, तो हल्का यहाँ पे मैं पकड़ूँ ना, मुझे स्मेल नहीं आती है, लेकिन मुझे स्मेल जब मैं मुंह के पास पकड़ती हूँ, नाक के पास पकड़ती हूँ, तो मुझे खुशबू आती है, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड थ्रो। तो मेरा तो जजमेंट, दुकान में जाके मेरा जजमेंट तो इस पे कोल्ड थ्रो पे ही होगा कि इसकी अच्छी खुशबू है, मैं लेके जाती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लेके गई और लेके बना रही हूँ जला रही हूँ घर पे, वो हॉट थ्रो भी अच्छा दे। इसीलिए आपको टेस्टिंग हमेशा ज़रूरी है कि अगर आपने ये कैंडल बनाया, आपने 10 फ्रेग्रेंस खरीदे, आपको डिसाइड करना है कि मैं ये वाला कौन सा वाला सबसे अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो जब आप डालेंगे ना, कोल्ड थ्रो सभी में अच्छा होता है,
लेकिन जब जलाएंगे कुछ खुशबू बहुत अच्छा फैलता है, कुछ ना आसपास ही रह जाता है। लाइक हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, यहीं पे खुशबू आ रही है, वहाँ कोई बैठा है तो उसको खुशबू नहीं आने वाली। लेकिन जो जिसका हॉट थ्रो अच्छा हो वो दूर में बैठे भी वो खुशबू दूर तक जाती है। तो हॉट थ्रो एंड कोल्ड थ्रो दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हॉट थ्रो अच्छा हो, तभी आपका रूम भी बड़ा हो तो ज़्यादा दूर तक फैलेगा। जिसका कोल्ड थ्रो अच्छा होता है वो तो ठीक है, पास में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम जलाते हैं, रूम अगर छोटा हो तो ठीक है, रूम अगर बड़ा हो तो बहुत दूर तक नहीं जाती है। ओके, फिर आ गया वैक्स पूल, जो मैं बात पहले कर रही थी। वैक्स पूल मतलब जब आप कैंडल आप जलाते हैं तो ज़रूरी है कि कैंडल का एटलीस्ट पूरा लेयर एक पतला सा गला हो तेल के फॉर्म में, ताकि वो खुशबू फैले। दो चीज़ें होती हैं मेल्ट का, एक खुशबू फैलाने के लिए आपको वो पूरा पूल चाहिए होता है, और एक चीज़ कि अगर आपका मेल्ट पूल नहीं बना, क्या डिसएडवांटेज है पता है? आपने जलाया, आपका थोड़ा सा खड्डा हो गया, आपने बुझा दिया, अगली बार जलाएंगे उतना ही खड्डा होगा, तीसरी बार जलाएंगे उतना ही खड्डा होगा, फाइनली क्या होगा, आपका साइड का वैक्स रह जाएगा और बीच का खड्डा होते जाएगा, और फाइनली क्या होगा, वो विक भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो डूब जाएगा, तो कैंडल पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्लाइंट की कंप्लेन आएगी। तो आपको ये बताना तो ज़रूरी है कि मेल्ट पूल 15 मिनट तक मिनिमम जलाना है। अगर इस बार नहीं जलाए, हर बार ही 15 मिनट जलाना है, क्योंकि हर बार 15 मिनट जलाएंगे तो वो एटलीस्ट वो लेयर में वो फ्लैट होकर रहेगा। जब मेरा पूल फॉर्म हो गया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया तो वो फ्लैट होके गिरेगा, खड्डा नहीं होगा, राइट। तो कैंडल पूरा इस्तेमाल होगा, नहीं तो आधा यूज़ करके उनको फेंकना पड़ेगा, तो क्वालिटी ख़राब बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे इनका कंपनी का क्वालिटी ख़राब है, हमको नहीं पता 15 मिनट जलाना है। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि 15 मिनट जलाना है तो वो जलाएंगे, और फिर भी कंप्लेन करते हैं नहीं, मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद कंप्लेन करते हैं तो मतलब उन्होंने नहीं जलाया है। ठीक है, आपकी तरफ से आपको काम ख़त्म करना है, इन्फॉर्मेशन देना है। अगर फिर आपको आके पूछते हैं आपका कैंडल नहीं जलता है, तो आप उनको पूछ सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है कि आपने वो किया है, नहीं किया तो अभी करिए, तब आपका कैंडल सही जलेगा। ओके, अभी हो गया कैंडल, हाँ अभी इन सारा चीज़ों का बात हो गया। अभी सोचो, अगर मैंने ये विक का स्पेसिंग कैसा होना चाहिए। ये एक 3 इंच का कैंडल है, एक 3 इंच में एक सिंगल विक काफ़ी होता है। जैसे ही आपका कैंडल 3.5, 4, 5 इंच बढ़ते जाता है, तब आपको एक से ज़्यादा विक चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बीच में बैठेगा, अगर ये 3 है तो ये 1.5 पे बैठा हुआ है, राइट, 1.5 इंच पे बैठा हुआ है, इसके चारों तरफ 1.5 इंच से गार्डिंग है। तो ये जो वैक्स पूल फुल फॉर्म होगा वो आराम से फॉर्म हो जाएगा, 1.5 इंच तक जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो तो आपको 1 इंच गैप में डालना पड़ेगा ये विक को। ओके, हाँ 1 इंच मिनिमम गैप पे, अगर आपका इतना बड़ा कंटेनर भी हो 1-1 इंच पे गैप। अगर आपका ये सपोज ये वाला सरफेस सोचो, ये काफ़ी बड़ा है, इन दैट केस आप ये 1 इंच पे डालें, आपने एक और 1 इंच पे डाला, तीसरा कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, राइट। ये और बड़ा हुआ तो हम स्क्वायर बना देंगे इसको, लेकिन 1-1 इंच पे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें ये इतना बड़ा हुआ है, मैंने इसको बीच में लगाया, तो फिर से ये इसके पास इतना ताकत नहीं है कि इतनी दूर तक मेल्ट पूल को फैलाए। मेल्ट पूल फिर से यहाँ बीच में ही रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए मुझे 2 जलाना पड़ेगा, ताकि ये मेल्ट पूल आधे में क्रिएट करे, ये मेल्ट पूल आधे में क्रिएट करे, तो दोनों एक दूसरे से मिलके फ्लैट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने छोटे में 2 लगा दिए, बहुत जल्दी मेल्ट पूल हो जाएगा, मेल्ट पूल मोटा हो जाएगा और ये सिंक हो जाएगा उसमें। तो पहली बार तो अच्छा जलेगा, दूसरी बार वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि पूल ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, हीट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए स्पेसिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 1 इंच, 3 इंच में आपको एक चाहिए होता है, लेकिन 3 इंच के ज़्यादा हो तो आपको दोनों के बीच में 1 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत बड़ा नहीं हो, 3 इंच 4 इंच हो गया, तो आपको ट्रायंगल में लगाना है, और उससे जितना बड़ा हो तो आपको रेक्टेंगल, बहुत बड़ा हो तो आपको ऐसे 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 जो चारों तरफ लगाना है, लेकिन सबके बीच में रैंडमली भी नहीं। देखिए इतना बड़ा सर्कल हुआ, आपने वहाँ 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 लगाया था, इधर नहीं लगाया, तो ऐसा है कि पूरे एरिया को कवर करना है 1 इंच के गैप में। ठीक है, ओके। सो
इसमें एक तो मेल्ट पूल खुशबू के लिए ज़रूरी है, और मेल्ट पूल ये भी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मेल्ट पूल नहीं हो, नहीं तो विक डूब जाता है, और बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा मेल्ट पूल नहीं बना तो वो खड्डा हो जाता है, होल हो जाता है उसमें, ठीक है। एक और चीज़, जब आप कैंडल बनाते हैं तो हम जब जल्दी जल्दी उसको पोर करते हैं, जैसे कैंडल गरम किया और मैंने ऐसे डाल दिया, जब हम ऊपर से डालते हैं और बहुत जल्दी जल्दी डालते हैं, क्या होता है उसमें थोड़ा सा झाग टाइप बबल्स आते हैं। पानी भी डालेंगे तो भी बबल्स आता है हल्का सा, तो क्या होता है वो फिर वो कैंडल सेट होने लगता है, वो बबल बीच में रह जाता है, उसमें होल आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब अगर ये शुरू में तो अच्छे से चलेगा, लेकिन बीच में अगर एयर बबल्स है तो वो एयर बबल फट जाएगा और वो वहाँ पे खाली है वैक्स, तो ज़्यादा जल्दी गलेगा, फिर वो सिंक होने लगेगा, खड्डा होने लगेगा, अलग अलग जगह में खड्डे होने लगेंगे, तो वो फिर से ज़्यादा पूल क्रिएट करता है, फिर कैंडल प्रॉपर पूरा बर्न नहीं होता है। तो मेनली हमारा काम ये है कि कैंडल को इस तरह बनाएं कि कैंडल खरीदने वाला शुरुआत से नीचे तक उसका कैंडल ख़त्म हो जाए। अगर बीच में बिगड़ गया तो वो कैंडल को जला नहीं सकता, वो कैंडल वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए कैंडल की क्वालिटी उसी पे डिपेंड करती है कि हम इस तरह से सारे इन्फॉर्मेशन को लगा के जानकारी के साथ बनाएं कि कैंडल जाके पूरा इस्तेमाल हो, आधे में बिगड़ नहीं जाए, ठीक है। सो वो हो गया एयर ट्रैप। हम क्या करेंगे, कैंडल को एक तो बहुत ऊपर से नहीं डालेंगे, हल्का सा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डालेंगे, फिर भी जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो एक बार दोबारा हमको पोर करना होता है, पहली बार पोर करेंगे हल्का सा एक मतलब अगर मुझे यहाँ तक फिल करना है तो मैं इसके थोड़े नीचे तक फिल करूँगी, फिर हम ना उसको छेद बनाएंगे टू चेक। हम क्या करेंगे, जब आधा सेट हो चुका होगा हम जानबूझ के उस पर छेद बनाएंगे। तो छेद बनाने से क्या होगा, अगर कोई भी एयर ट्रैप्ड है उसमें वो निकल आएगा, खराब होगा ना, लेकिन बीच में होगा। और फाइनली मैं एक और लेयर ऑफ वैक्स डालूंगी जो वो खड्डे में भर जाएगा। लेकिन जो हम लोग छेद बना रहे हैं वो किससे बनाएंगे? कोई भी टूथपिक, कोई भी नोकीले चीज़ से आप बना सकते हैं, लकड़ी का, स्टील का, कोई भी चीज़ से, जैसे भी हो छेद बन जाए। तो वो मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा, मतलब जो बिगड़ जाएगा, हाँ बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास है हीट गन, जिससे हम उसको स्मूथ कर लेते हैं, और लास्ट में उसमें हम एक छोटा सा पतला सा लेयर डाल देते हैं। पहले तो हीट गन से ये करते हैं कि जितने छेद में गलाते गलाते सारे वो भर जाए छेद, फिर एक पतला सा लेयर ऊपर से डाल देते हैं, फिर वो पूरा फिनिशिंग आ जाता है उसमें। लेकिन छेद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने छेद नहीं किया तो वो जो हवा का बबल्स है अंदर रह जाएगा, और जब जो इस्तेमाल कर रहा है उसका आधा बर्न होने पे वो जब छेद आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, खड्डा हो जाएगा, वो उसका सिंक ये मतलब विक उसमें डूब जाएगा, फिर वो आधे में ही उसको फेंक देगा। तो इसीलिए आपको किया था ना हाँ, उर्ली बनाते समय दो हाँ, हाँ। लेयर डालते हैं ना तो उसका फिनिशिंग नहीं है, तो वो कैसा ऐसे फैलता है पूरा, उसका डिजाइन ही पूरा चेंज हो जाता है। हाँ इसीलिए नहीं इससे आपको भी इशू होगा, फिर हमको इससे आपको बस ये करना है, वो एक साइड में चला जा रहा था। हाँ वो जाता है क्योंकि वो हवा का फोर्स से जाता है, इसीलिए उससे आप पहले खड्डे को भरेंगे, लास्ट में एक पतला सा लेयर डालना है आपको उसमें मेल्टेड wick वैक्स को का। भी खराब होता है क्योंकि विक को भी वो सब ये लगता है, वैक्स लगता है ना, तो वो हाँ। भी विक्स भी ऐसा आड़ा हाँ टेढ़ा इसीलिए होता तो है। अभी आपका जितना भी प्रॉब्लम आया, सपोज ये आपका कंटेनर है, जितने भी उर्ली में आपने बनाए सारे प्रॉब्लम आ गए, आपने उसको ऊपर से खराब दिख रहा है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, वो टॉप लेयर आपको भरना है लास्ट में, इसीलिए फिनिशिंग लेयर एक डालना होता है हमेशा। जब भी हम लोग उर्ली बनाते हैं ना तो हम लोग की उर्ली का हम लोग सनफ्लावर उर्ली बनाते हाँ, हैं, तो हाँ। हम लोग का सनफ्लावर का एक फ्लावर रहता है हाँ। जो उर्ली के बीचों बीच लगाते हैं। बीचों बीच तो हम लगाते लोग हैं। का एक ये रहता है कि एक बात है कि हम लोग जो को इतना उर्ली का वैक्स डाला तो हाँ। हम लोग को सनफ्लावर कितने में बैठाना है और वीक कितना चाहिए, और उस उसका हिसाब ऊपर से आप का कटिंग इंच कर रहना लेते हैं। चाहिए हम हाँ, लोग को ऐसा। हाँ। तो ये हम लोग सेट करके लेते हैं। हाँ। कभी कभी क्या होता है हमारा वीक है ना वो टेढ़ा होता है, हाँ। कि मिडल में नहीं बैठता क्योंकि हाँ। वो ऐसा घूम जाता है कभी हाँ कभी हाँ उसमें। हाँ ठीक है, हम बनाते हुए देख लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमें वो सनफ्लावर जब स्टिक करना होता है हाँ। ना तब दिक्कत आती है। उस मशीन का हम लोगों ने इस्तेमाल करने का कोशिश हाँ। किया था, तो हम लोगों का नीचे का पूरा वैक्स हिल गया। हिल गया हाँ था। तो आपको करना क्या है, सपोज यहाँ पे सनफ्लावर डालेंगे तो आपका पहले कैंडल बनाना है, फिर उसमें छेद करना है, फिर आपको इससे उसको गलाना है और सनफ्लावर को उधर डाल देना है, ठीक है। अभी बहुत सारा चीज़ें परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो गलने के बाद सनफ्लावर अंदर जाने का भी तो डर लगेगा ना। सनफ्लावर हल्का जाता सा ही है तो ना, गलाना। सनफ्लावर के जो रैशेस रहती है ना तो हाँ। उसमें वो पूरा व्हाइट वाला वैक्स मिक्स एग्जैक्टली तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपका जो प्रॉब्लम आ गया, आपने चलो वो वाला कैंडल मुझे दिया, मैं उसके बाद क्या करूँगी, उसमें हल्का सा और वैक्स मेल्ट करके साइड से पोर कर दूंगी, तो वो पूरा फिनिशिंग आ जाएगा।
तो इसीलिए एक और लेयर आपको डालना है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके, अभी एक और चीज़, कैंडल का मेल्टिंग टेम्परेचर। तो कैंडल मेल्टिंग अगर आपको किलो में करना है, आपके पास ये वाला है मेल्टर जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको 180 डिग्री 170 डिग्री जो भी चाहिए वो तो मैं आपको बता दूंगी कितना है, वहाँ पे सेट कर देंगे तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता ही नहीं है, ये वहीं पे रुक जाता है। तो मेल्टर में वो फ़ायदा है। लेकिन अगर आप पतीले में बना रहे हैं, बनाना हो, तब आपको एक थर्मोमीटर चाहिए, चेक करते रहना है थर्मोमीटर को टेम्परेचर का, तो वो आप चेक करना है। तो आपका पैराफिन वैक्स और सोया वैक्स का मेल्टिंग टेम्परेचर है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे भी पैराफिन और सोया वैक्स का मेल्टिंग टेम्परेचर 80 to 85 डिग्रीज होता है, जबकि बीज वैक्स का थोड़ा कम होता है 70 to 75। बीज वैक्स का कैंडल कम बनता है क्योंकि वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है वो भी, तो वो एटलीस्ट बीज वैक्स का कॉस्ट है 500 रुपीज़ 1 किलो, जबकि सोया वैक्स 250 और पैराफिन वैक्स 180, मतलब कॉस्टिंग आपका बीज वैक्स का डबल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बीज वैक्स कैंडल कोई नहीं बेचता, आप बेचो, आप उस पर प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, 1000 रुपये में बेच सकते हो, तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका कैंडल मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया। जितना में आपको मेल्टिंग करेंगे उसके 5 डिग्री नीचे आपको फ्रेग्रेंस डालना है। तो ऐसा नहीं है कैंडल को अगर आपने 100 200 100 150 डिग्री तक जला दिया तो कैंडल उड़ने लग जाएगा ऑलरेडी। अगर आपने 100 ग्राम लिया ना तो कैंडल हवा में उड़ने लगेगा अल्कोहल की तरह, आपके पास 70-80 ग्राम बचेंगे। तो इसीलिए हम एक तो उसको हीट नहीं करते। ऊपर से एक्स्ट्रा हीटिंग से क्या होता है, कैंडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो फिर आपका कंटेनर में ना कभी कभी वाइट कलर के डॉट्स दिखेंगे। तो ओवर हीटिंग वैक्स को करना ही नहीं है, वैक्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो 80 to 85 डिग्री तक हमको उसको मेल्ट करना है और उससे सिर्फ 5 डिग्री नीचे हमको फ्रेग्रेंस डालना है। एक और चीज़ फ्रेग्रेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए क्योंकि लोग इसको, मैंने खुद ने सालों तक इग्नोर किया था। जब हम फ्रेग्रेंस डालते हैं ना तो वो लिक्विड होती है, हम उसको बस मिला लेते हैं फिर हम डाल देते हैं, लेकिन हर एक कैंडल के पार्टिकल के साथ खुशबू को मिलना ज़रूरी है ताकि जब कैंडल आपका बर्न हो तो आपकी खुशबू अच्छे से फैले। तो ये जो मिक्सिंग है ना, एटलीस्ट 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट तक आपको मिक्सिंग करना है। आपको लगेगा कि क्यों कर रही हूँ मैं इतना मिक्सिंग, लिक्विड ही तो है, मिक्स हो गया। नहीं होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कभी बना के देखना, एक 100 ग्राम का कैंडल खुशबू के साथ ऐसे मिला के डाल दो और एक को 60 सेकेंड्स तक मिला के डालो और फिर जब जलेगा आप देखना, दोनों में बहुत फ़र्क रहता है। इसमें भी अच्छी खुशबू आएगी, इसमें भी अच्छी खुशबू आएगी। दूसरे दिन इसमें से कम खुशबू आएगी, इसमें सेम खुशबू आएगी। तीसरे दिन खुशबू ही नहीं आएगी, इसमें से बराबर खुशबू आएगी। तो वो मिक्सिंग टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं। एक और चीज़, कैंडल क्या होता है, हमने स्कूल में भी पढ़ा था, जब सॉलिड से लिक्विड होता है कोई भी चीज़ उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लिक्विड से जब गैस होता है उसका वॉल्यूम और बढ़ जाता है क्योंकि पार्टिकल की गैप बढ़ जाती है ना। तो उसी तरह कैंडल जब हॉट होता है तो उसकी वॉल्यूम बड़ी होती है। तो हमने जब इसको पोर किया तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाता है, लेकिन जब वो ठंडा होता है फिर से वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है तो कभी कभी सीधे वाले में से ना वैक्स पूरा ब्लॉक निकल के आता है। तो ये निकल आता है क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है और वो कैंडल सिकुड़ा हुआ है, तो आप जब उसको कभी ऐसे करेंगे तो वो पूरा निकल के आ जाता है। वो श्रिंकेज बोलते हैं, कैंडल वैक्स श्रिंकेज। वैक्स हमेशा श्रिंक करेगा क्योंकि वो लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड में आया है। तो वो साइंस का नेचर ही है, कोई भी चीज़ जब सॉलिड हो जाता है वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने का प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंटेनर को हमेशा गर्म कर लेंगे। तो आपके हीट गन से आपको कंटेनर को भी गर्म करना है, ताकि आपको पता है ग्लास भी एक्सपैंड करते हैं, वो जो चूड़ियाँ बनती है ना उसको एक्सपैंड करने के लिए गर्म उसमें करते हैं ना, लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, ये सब हीट में क्यों करते हैं, क्योंकि वो बेंड कर सकते हैं और वो फैलता भी है। उसी तरह ग्लास भी एक्सपैंड करता है, मतलब जब ग्लास को गर्म किया जाता है वो भी गर्म होता है, फिर हम उसमें गर्म वैक्स डालते हैं, फिर धीरे धीरे वैक्स ठंडा होता है और ग्लास भी ठंडा होता है, तो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ते हैं। एक तो वो हीट, और एक चीज़ है स्टेरिक एसिड और वाइबर, जिसके बारे में बात करूँगी, वो भी चिपकने में मदद करता है। ओके, सो श्रिंकेज, वैक्स श्रिंकेज को हम नहीं घटा सकते हैं पूरी तरह से, कुछ हिसाब से हम घटा सकते हैं। 2 इंग्रेडिएंट डाल के, स्टेरिक एसिड और वाइबर, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर। लेकिन आपका कंटेनर भी गर्म होना चाहिए। अगर कंटेनर गर्म होता है तो कंटेनर भी बाद में गर्म होने की वजह से वो फैलता है और फिर वो
सिकुड़ जाता है। वैक्स भी जब गर्म होता है फैलता है, सिकुड़ जाता है, तो थोड़ा चिपकने का चांस बेटर रहता है, ठीक है। देन हाँ, बर्न टाइम जिसके बारे में मैंने बोला था, हर एक कैंडल का ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कैंडल, कितनी देर जलेगा, वो वेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है। अगर ये इसका आधा साइज़ का छोटा सा होता, वो जल्दी जल्दी बढ़ करता, जबकि ये चौड़ा है तो ज़्यादा देर चलेगा, ये भी चौड़ा है तो ज़्यादा देर जलेगा। तो बर्न टाइम तो आपको ही टेस्टिंग करके निकालना है कि एक कैंडल अगर मैंने ये शेप में लिया तो ये कितनी देर जलता है, वही कैंडल बाकी सब के लिए सेम होगा, अगर सेम शेप ऑफ कंटेनर रहा तो, ठीक है। फिर आता है कैंडल में एडिटिव्स। 2 एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, एक को बोलते हैं वाइबार, VYBAR, ये ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में आते हैं, ठीक है। वाइबर, हाँ, वाइबर से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कैंडल को थोड़ा शाइनी और स्मूथ फील देता है, कैंडल को ज़्यादा शाइनी बनाता है। सेकंड, ये हॉट थ्रो में मदद करता है, मतलब अगर आपका ऑलरेडी अच्छा हॉट थ्रो है, वाइबर डालेंगे तो और अच्छी खुशबू फैलती है, तो हॉट थ्रो के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड होता है आपका स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड मैं शायद नहीं लाई, वहाँ पे होगा। सो स्टेरिक एसिड क्या करता है, कैंडल को हार्ड करता है। अभी कैंडल को हार्ड करना भी ज़रूरी है। कंटेनर में है, ठीक है, हार्ड है, हमको पकड़ के लगता है हार्ड है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा हार्ड हो तो एक तो कैंडल थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद दिखता है, ज़्यादा स्मूथ दिखता है। ऊपर से स्टेरिक एसिड क्या होता है, ये हार्डनर होता है। तो वो जो पैराफिन वैक्स और सोए वैक्स में जो जल्दी जल्दी उड़ने लगता है, कैंडल जो जल्दी ख़त्म होता है, उसके गति को कम करता है। मतलब उसका भी एक रेशियो यूज हाँ, रेशियो हम बता देंगे कितना है, किस वैक्स में कितना है, हर एक वैक्स का अलग रहता है। तो अगर आप स्टेरिक एसिड डालते हैं तो वो यूनिफॉर्म बर्न होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। एक कैंडल अगर विदाउट स्टेरिक एसिड अगर 10 घंटे में पूरा ख़त्म होता है, तो स्टेरिक एसिड डालने पे एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चलेगा। तो लास्टिंग हमको चाहिए होता है, हर कोई खुश होता है अगर आपका कैंडल ज़्यादा देर तक चलता है, राइट। तो स्टेरिक एसिड एक तो हार्ड बनाता है वैक्स को, इसीलिए वो वैक्स धीरे धीरे मेल्ट होता है, धीरे धीरे फैलाता है और कैंडल के वैक्स को ज़्यादा वाइट बनाता है। वाइबार शाइन देता है और स्टेरिक एसिड उसको वाइट बनाता है, ओके। कभी कभी हमको इतना ज़रूरी नहीं होता है, आजकल वैक्सेस अच्छे होते हैं, लेकिन एक और वैक्स होता है जस्ट आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको फिर भी अगर वो निकल के आता है कैंडल, एक होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स, MICROCRYSTALLINE, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स होता है। ये वैक्स ना एकदम बेंड कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट, उससे कैंडल नहीं बनता। उसको अराउंड 3% डाला जाता है, मतलब 3 ग्राम 100 ग्राम में डाला जाता है। वो बड़ा चिपचिप सा वैक्स होता है, तो वो और बेटर स्टिक करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप हीटिंग और वाइबर वगैरह डालेंगे, स्टेरिक एसिड डालेंगे, तो वो वैसे भी काम करता है। बट इन वर्स्ट केस कभी कभी नहीं काम करता है, तो आप माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देन कम्स, हाँ, अभी आज मैंने कैंडल बनाई, 1 मिनट तक घुमाया और सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट सब कुछ बना। फिर भी जब आप खुशबू आज बनाया, आप कल जला रहे हैं, खुशबू उसकी बहुत अच्छी नहीं आती है। हम इसको बोलते हैं क्यूरिंग टाइम। कैंडल को हमेशा परफेक्ट बर्न और परफेक्ट खुशबू फैलाने के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ते का क्यूरिंग टाइम रहता है। मतलब अगर आज आपने कैंडल बना लिया, आप पैकिंग भी आज कर सकते हैं, पैकिंग करके बॉक्स वॉक्स में डाल के डिस्पैच भी कर सकते हैं, लेकिन कैंडल को अगर 2 हफ्ते बाद जलाएंगे तो सबसे अच्छी खुशबू आती है। तो ऐसा है कि अगर आपका एग्जीबिशन है या कोई ऑर्डर है, ये कीजिए कि काफ़ी पहले बना लीजिए। नहीं तो अगर आज आपने एग्जीबिशन रखा, मैंने आपसे ख़रीदा, मैं घर में आके एक्साइटेड होके जलाई, फिर मैं बोले इनका कैंडल अच्छा नहीं है, हमें ऐसे ही ऑर्डर आते हैं। यही प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा वही क्योरिंग टाइम, शाम को चाहिए तो सुबह बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्योरिंग टाइम या फिर यूज़ आफ्टर एक डेट डालो कि आप इसको 1 हफ्ते बाद ही इस्तेमाल कीजिए, एटलीस्ट 1 हफ्ता देने से ज़्यादा अच्छी खुशबू है। हम सामान बेचने के लिए खड़े हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग बना के नहीं रख पाते। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ। हाँ, ऑर्डर बहुत सारे रहते हैं, बना के स्टॉक के लिए जगह नहीं है एंड ऑल दैट, और निकल जाए तो सबसे अच्छा है। तो आप एक अगर एग्जीबिशन वगैरह करें तो उनको बोलिए कि वैसा भी नहीं है, इट्स वेरी रेयर कि आप बेचोगे और मैं घर जाते ही भाग के मैं कैंडल जलाना शुरू कर देंगे। हाँ 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 हाँ, तो एग्जीबिशन अब करो। उनकी ये
कर सकते हैं कि हम अभी उन कस्टमर को बता सकते हैं हाँ, इतना बोलना time के फ्रेश बाद आप अभी use अभी करेंगे। बनाया है, वो आप वो बोल भी सकते हैं कि हमने एकदम फ्रेश बनाया, कल ही रात को ये बना है, तो अगर आप 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट एकदम सैटिस्फैक्शन वाला खुशबू, वही कस्टमर सपोज़ खुश होके आज से आपसे खरीद के घर जलाया, अच्छी नहीं है, ठीक है जला लिया, फिर दूसरे दिन जलाएंगे, अच्छा है, फिर तीसरे दिन अच्छा है, फिर चौथे दिन अरे वाह ये तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि टाइम जा रहा होगा, राइट? तो अगर आप उनको बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो इंस्ट्रक्शन में लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट आइडियली खुशबू अगर लिख के रखेंगे कि यूज़ आफ्टर 7 डेज, या एक डेट डाल दो यूज़ ऑन दिस थिंग, ऐसा। उसको पैकिंग करेंगे तो उसका शाइनिंग भी थोड़ा कम होता है फिर बाद में। हाँ, तो इसीलिए तो वाइबर ऐड करते हैं, वाइबर से काफ़ी अच्छी शाइन रहती है। हर वैक्स में यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, हर वैक्स में ही यूज़ होता है, वाइबर का काम ही है शाइन को बढ़ाना और खुशबू फैलाना, दिस थिंग। यूज़ नहीं किया। हाँ हाँ, आज हम इस्तेमाल करेंगे तो एक सर्टेन क्वांटिटी में, इसीलिए आप लोगों को कैंडल बनाना आता है, लेकिन आज आप वही कैंडल बनाओगे बट विथ सही इंफॉर्मेशन के साथ, है ना? फिर ये हो गया कैंडल, हम कैंडल को रखते हैं ताकि उसकी यूनिफॉर्म बर्निंग और खुशबू ज़्यादा अच्छा हो। देखो 2 हफ्ते अगर रखो तो सबसे अच्छा है, लेकिन 1 हफ्ता भी काफ़ी होता है, नहीं भी रखो तो भी कैंडल जलेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, वो खरीद के बोलेंगे अच्छा अच्छा नहीं है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वो रिएक्शन आते जाएगा क्योंकि टाइम बीतता जाता है। कभी कभी हम कुछ कुछ पकवान भी बनाते हैं ना जो 3 दिन बाद ज़्यादा स्वाद आता है, राइट? तो ऐसा होता है। उसी तरह कैंडल का भी है, ऐसा नहीं, आप फिर भी सेल कर सकते हो, और हर कोई जाके तुरंत उसी दिन नहीं जलाने वाला, रखेंगे, वीकेंड आएगा जलाएंगे, ऐसे सोच के खरीदते हैं मोस्टली, ठीक है? हाँ, एक और चीज़, कैंडल जब जलता है, ये विक में एक कभी कभी आप देखेंगे एक मोटा सा ये आता है, बत्ती में भी आता है, एक उसको हम मशरूमिंग बोलते हैं, मशरूम जैसा छोटा सा फॉर्म हो जाता है। वो इसलिए फॉर्म होता है कि विक ज़्यादा लंबा हो गया, तो इंस्ट्रक्शन आपको रखना है कि कट टू 1/2 इंच। आपको भी जब बेचेंगे तो बहुत लंबा नहीं छोड़ना है, उनको तो पता नहीं है वो इंस्ट्रक्शन पढ़े ना पढ़े, तो आपको तो 1/2 इंच कट करके ही देना है, और लिख के भी रखना है कि कट टू 1/2 इंच, क्योंकि कभी कभी जलते जलते ही वो लंबा हो सकता है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो कैसे जला रहे हैं। हाँ, तो यही ज्ञान देना था। हाँ, और एक चीज़, हाँ, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, एक तो होता है कि विक टनलिंग मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ खड्डा नीचे है, हमको टनल दिखता है ना, रोड के नीचे टनल बनता है, तो क्या होता है, आपको देखेगा कि कैंडल जला, इधर जला, आधे में आपको एक खड्डा दिखेगा, तो वो इसलिए कि एयर ट्रैप है, और अगर टनलिंग हो गई तो प्रॉब्लम ये है कि आधे आपको पता ही चल जाएगा ये कैंडल पूरा नहीं जलने वाला, क्योंकि हम विक को फिर कैसे खींचेंगे तो पूरा निकल आ जाएगा, तो वो जलने वाला नहीं है। तो विक टनलिंग को अवॉइड करने के लिए हम वो पोकिंग करते हैं, प्रिक करते हैं, उसको खड्डा करते हैं ताकि वो टनलिंग नहीं हो, और सही क्वांटिटी का वैक्स और प्रोपोर्शन लेते हैं, वाइबर लेते हैं, स्टेरिक एसिड लेते हैं, तो उससे भी आपका खड्डा नहीं होगा। खड्डा हो गया तो विक डूब गया, तो फिर आपका कैंडल बर्बाद, है ना? फिर ये फ्लेम की साइज़, जैसे मैंने बताई, मशरूमिंग होता है, फ्लेम का साइज़, कभी कभी वो लोग मशरूम ना भी हो तो भी अगर इतना बड़ा निकल गया और वो जल रहा है, फ्लेम का साइज़ इज़ डेंजरस, तो वो लिखना तो ज़रूरी है, और कट करना भी ज़रूरी है कि क्योंकि इसी में अगर हल्की सा एक फ्लेम हो तो आराम से पूरा रात जलेगा, लेकिन जैसे ही वो फ्लेम बड़ा हो गया, क्योंकि ये निकल आया ज़्यादा, या फ्लेम कब बड़ा होगा, ये ज़्यादा हो या फिर पूल ज़्यादा हो, लिक्विड ज़्यादा हो, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कैंडल कैसे बर्न हो रहा है, हमारे कंट्रोल में जितना है हम वो करेंगे। तो अगर फ्लेम ज़्यादा हो तो उसी वक्त उनको कट कर लेना है, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको लिखा रहता है, वो देना है। एक और चीज़, कभी कभी कैंडल धुआं भी छोड़ता है, लोगों को वो पसंद नहीं आता, तो आपको ऐसा है, आपका ये मेनली वो जो धुआं आता है वो वैक्स के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन इस धुएं को भी आप स्टेरिक एसिड से कम कर सकते हो, क्योंकि वो स्टेरिक एसिड धीरे उसको जलाता है, तो धुएं को आप सूट बोलते हैं, SOO2, काजल के लिए हम जो निकालते हैं ना काला काला, वो दिया के ऊपर, कैंडल के ऊपर भी पकड़ोगे तो वैसा निकलेगा, वैसा हमको चाहिए नहीं, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड फैलाता है, तो इन सांस लेने में भी कुछ लोगों को क्लोज रूम में तकलीफ भी होती है, तो वैसा होना ही नहीं चाहिए।
तो सूट हमको नहीं करना है चाहिए। सो मेनली ये। और एक और चीज़, डाई, कैंडल का जो डाई है, कभी कभी हमने ऐसे ऐसे मिला लिया, डाल दिया, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ा लाल दिख रहा है, यहाँ पे सफ़ेद, यहाँ पे, तो वो सेट होने के बाद पता चलता है। इसीलिए डाई भी जब आप मिलाएंगे, कैंडल डाई मतलब कलर, लिक्विड हो चाहे पाउडर हो, आपको काफ़ी देर अच्छे से मिलाना है ताकि सेट होने के बाद आपका वो इधर इधर दाना वाना नहीं दिखे, एकदम प्रॉपर कलर दिखे। क्योंकि अगर वो दिखेगा तो दिखने में ख़राब हो जाता है, फिर लोग फेंक देते हैं कि अच्छा नहीं दिखता है ना। तो ये चीज़ है मेनली। टनलिंग क्यों होता है तो वो तो मैंने बता दिया। कैंडल जार ब्लास्ट होता है अगर फ्लेम ज़्यादा हो, तो कटिंग इंस्ट्रक्शन डालना है। और फ्लेम साइज़ तब भी बड़ा हो सकता है अगर इतने पास पास मैंने विक डाल दिया तो एक तभी हो सकता है। इनफैक्ट इसमें आग भी लग सकती है कि थोड़ा फ्लेम दोनों का बड़ा हो गया, दोनों आपस में मिल गए और नीचे तेल की तरह वो वैक्स है, मेल्टेड वैक्स है, पूरा कैंडल जल सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेंजरस होती है, तो वो उसका ध्यान आपको रखना है। हाँ, एक और चीज़ कैंडल का आप लोग भी बता रहे थे, जब हम बनाते हैं अगर हमने ऐसे रखा, ये टेढ़ा गिरता है, वो गिरता है, तो ये चीज़ उसके सपोर्ट के लिए होता है, ये सेंटर करने के लिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बार आप एक सेट खरीद लो। इसका लकड़ी का भी आता है, तो वो सस्ता होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये एक बार खरीद लो, ये बीच में ही रहेगा, टेढ़ा नहीं जाएगा। और बीच में रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम चाहते हैं कि कैंडल पूरा सीधे बीच से ही जाए। क्योंकि आधा कैंडल जाने के बाद अगर कहीं पे ऐसा रहा और फिर मैंने उसको बीच में ऐसे खींचा, तो वो कैंडल ऐसे होगा ना, वो कैसा होगा, टेढ़ा सा जाएगा। टेढ़ा जाने के वजह से आपका कैंडल क्या होगा, जब यहाँ तक अच्छे से जलेगा, फिर वहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो फिर वो कैंडल भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो इसको आपको सीधा रखना है और उसके लिए ये सपोर्ट का, इसको विक सपोर्ट बोलते हैं, ये सपोर्ट आपको चाहिए। फिर आपको इसको तो 1000 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो विक सपोर्ट, ये कैंडल हमेशा सीधा होना चाहिए, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। और टेढ़ा मेढ़ा गया तो इधर ज़्यादा कैंडल मेल्ट होगा, इधर कम मेल्ट होगा, फिर वो कैंडल का वो फ्लैटनेस कभी वापस नहीं आएगा। तो आधे कैंडल में कैंडल बर्बाद। ओके। हाँ, और रही बात खुशबू की, खुशबू का क्वांटिटी आपका जो कैंडल में डालते हैं, आपको कॉमन सेंस से ही पता है, कम खुशबू डालेंगे तो कम खुशबू आएगी, ज़्यादा खुशबू डालेंगे तो ज़्यादा खुशबू आएगी। लेकिन कैंडल का भी एक स्टैंडर्ड होता है, 8 से 10%, मतलब 8 ग्राम से 10 ग्राम 100 ग्राम कैंडल में डालेंगे। कम, उससे थोड़ा कम डाल सकते हैं, 3 से 8 ग्राम बोलते हैं। 3 ग्राम खुशबू डालेंगे तो हल्का सा खुशबू आएगा, 10 ग्राम डालेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू आएगा, 15 से 20 ग्राम डालेंगे तो क्या होगा, आपका तेल ऊपर आएगा, खुशबू मिक्स नहीं होती है। कैंडल की भी एक कैपेसिटी होती है ना, मैं कितना खुशबू पकड़ूं, तो क्या होगा आपको दिखेगा, जैसे हमको स्वेटिंग होती है, उसी तरह कैंडल में स्वेटिंग आएगा। और स्वेटिंग कुछ नहीं है, वो खुशबू है, तेल का खुशबू ऊपर रहेगा। तो जब आपने बना के जल्दी जल्दी में बेच दिया, कोई बोलेगा ये कैंडल ऊपर से कैसा दिखता है, तेल तेल है, ख़राब है, कुछ सड़ गया है, ऐसे। तो एक्स्ट्रा खुशबू से वो प्रॉब्लम आती है कि कैंडल उसको होल्ड नहीं कर पाता है, वो ऊपर भेज देता है एक्स्ट्रा ऑयल को, और वो एक ऑयल का लेयर या ड्रॉप ऑफ ऑयल्स बन जाते हैं ऊपर। तो वो खुशबू भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम होने से तो खुशबू आएगी ही नहीं। हम वैक्स के साथ में जब भी मेल्ट करते हैं तो वैक्स के साथ में फ्रेग्रेंस का भी एक रेशियो रहता है, तो वो रेशियो तो मैंने बताया वही 3 से 10%। 3 मतलब, अगर हम लोगों ने उसके अंदर ले लिया 1 kg वैक्स, हाँ, तो 30 ग्राम, 30 ग्राम, हाँ, उसका वो रेशियो रहेगा। हाँ, 30 ग्राम से 10 ग्राम, सॉरी 30 ग्राम से 100 ग्राम, सॉरी 30 ग्राम से 100 हाँ, ग्राम हमारा फ्रेग्रेंस रहेगा। अगर आपने 150 ग्राम फ्रेग्रेंस लगा लिया कि आपको लगा कि मैं ज़्यादा खुशबू डाल के देती हूँ, अच्छा आएगा, कस्टमर खुश हो जाएंगे, नहीं खुश होंगे। आपका कैंडल बनेगा, अच्छे से दिखेगा, आप पैक कर दोगे, 1-2 दिन में पता नहीं चलेगा, 3-4 दिन में वो धीरे धीरे सारे एक्स्ट्रा जो वो पकड़ नहीं सकता, उसको स्वेटिंग की तरह ऊपर भेज देगा। फिर आपका कैंडल बहुत ख़राब दिखेगा। ड्रॉप ऑफ ऑयल का कलर तो थोड़ा भी वैसे भी डार्क होता है, तो वो ऑयल दिखेगा। हाँ, किसी को, कोई समझदार है तो पोंछ के उसको यूज़ कर लेगा, लेकिन अच्छी फीलिंग नहीं आती है ना, मैं आपसे ख़रीद रही हूँ, मुझे परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो बात वही है। ये आपने यहाँ पे ये जार बताया, वो बताया, जब हम मोल्ड में भी बनाते हैं, हाँ, तो मोल्ड में भी ऐसे कुछ, अगर हाँ, मोल्ड में भी अगर आपका खुश, बताए, हाँ, ये टाइप है, ये टाइप हाँ, है, तो मोल्ड के लिए कुछ ऐसे है कि अगर हम मोल्ड में कैंडल बना रहे हैं तो उसके लिए ये स्पेसिफिक वैक्स होगा, तो हमें डीमोल्डिंग में वो हमारा, इसीलिए आपका जो ये प्रोपोर्शन हमने, हो हाँ, जाती है। हमने जो प्रोपोर्शन दिया है, हाँ, इसीलिए, क्योंकि सोया वैक्स सॉफ्ट होता है, पैराफिन वैक्स हार्ड होता है, लेकिन उसके साथ अगर आप वाइबर, मेनली हार्डनेस के लिए स्टेरिक एसिड डाला जाता है, तो स्टेरिक एसिड का जो प्रोपोर्शन बताया है, अगर आप वो यूज़ करेंगे, कोई भी मोल्ड से आराम से निकाल सकते हैं। तो उसको मोल्ड में रखने के बाद भी उसका एक टाइमिंग फिक्स होगा कि बाबा ये क्या वैक्स पोर करने के बाद
ये वाले मोल्ड को हमें कम से कम 45 मिनट्स तक नहीं हाथ लगाना है या फिर वो आपको ना पकड़ के पूरा फील करना है कि हल्का भी गर्म नहीं होना, पूरा रूम टेम्परेचर होना है, क्योंकि हम तो 45 मिनट्स नहीं बता सकते, ये तो छोटा है, कोई इतना बड़ा मोल्ड तो 2 घंटा लग जाएगा, तो आपको टच करके ही पता चलेगा कि वो पूरा सेट हुआ है कि नहीं। तो मैं अगर 45 मिनट्स बोल के जाऊं और अगर आप कोई बड़ा सा मोल्ड लेके आते हैं तो वो 2 घंटे लगेगा, तब बोलेंगे, तब आप निकालेंगे, बीच से फट के निकलेगा पूरा। हम लोग बनाते हैं ना तो उसको वहाँ से बना के थोड़ा फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज भरा फ्रिज में एक देखिए, बल्क में अगर जल्दी जल्दी में कुछ है तो ठीक है, लेकिन फ्रिज में श्रिंकेज और ज़्यादा होती है, तो श्रिंक अगर ज़्यादा हो जाता है कैंडल तो जल्दी जल्दी बर्न भी होता है, उसमें खड्डा और ज़्यादा आएगा। अगर मैंने इसमें कैंडल बना के फ्रिज में डाल दिया ना और एक और बनाया सेम साइज़ में, फ्रिज में नहीं डाला, उसको नेचुरली ठंडा होने दिया, ये ज़्यादा जल्दी इसमें होल आएगा, उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको ज़बरदस्ती ठंडा कर रहे हैं, तो उसमें श्रिंकेज ज़्यादा आती है। बनाते हैं उसके लिए कभी कभी फ्रिज में रखते हैं। पियोनिस ठीक है, वैक्स के लिए वैक्स का रखते हैं ना, जो वैक्स के लिए, तो उसको हम लोग पंखा बंद करके उसको नॉर्मल छोड़ देते हैं। पियोनी सनफ्लावर छोटे मोल्ड हैं, इसमें श्रिंकेज कम होगा, लेकिन अगर आप बड़ा बनाएंगे ना, आप उसमें जैसे कोई क्रिसमस ट्री वाला मोल्ड जो टॉल होते हैं, वो सब अगर करेंगे तो आप देखें बहुत जल्दी गल जाता है, तो पुटिंग इन फ्रिज में डालना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। छोटे छोटे चीज़ें जा सकती है फ्रिज में, छोटे ही। हाँ हाँ, दूसरा कुछ नहीं। राइट। हमने भी मोल्ड में बनाया था ना, तो हम लोग किचन में मतलब किचन में रख दिया था। हाँ होने के बाद हाँ। उधर ही सेट कर रहे और भी उधर उसको ही किया था। हाँ हाँ फिर उसका बिल्कुल हाथ नहीं लगा। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी कुछ सही आए थे और कुछ ना, ऐसा मतलब ऐसे फट जैसा गया था, फट सा गया फंसा था। ना जाता है। और ऊपर से भी उसका अच्छा, क्रैक जैसा। हाँ, तो वाइबर और स्टेरिक एसिड ये क्रैक को भी, क्रैक क्यों आता है? श्रिंक के वजह से ही आता है। जैसे कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा दबा, वो भी दब जाएगा ना, तो उसी तरह वैक्स हार्ड है तो उसमें ठंडा है, वैक्स की गलती नहीं है, आपको ये एडिशनल चीज़ें उसमें डालनी है ताकि वो क्रैक नहीं आए। तो आप अभी फिलर, स्टेरिक एसिड वैक्स नहीं होता है, स्टेरिक एसिड से कैंडल भी नहीं बनेगा, लेकिन वो उस दरार को ऑलरेडी भर चुका होगा, तो आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। नहीं तो हम लोग बना के किचन में मतलब रख के और चले जाते थे, दूसरे दिन आके देखते हाँ, थे, क्योंकि वो श्रिंक होता है, वो सिकुड़ जा रहा था। कोई सही था। हाँ, तो वो टेम्परेचर, एक तो पोरिंग टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और कुछ कुछ सिकुड़ जाता है, इसीलिए। और बिकॉज हम लोग को स्टेरिक एसिड का बताया भी नहीं गया हाँ, था, हाँ। तो हम लोग ने नहीं डाला था। हाँ हाँ, तो राइट। हो सकता है उसकी वजह से भी स्टेरिक एसिड और वाइबर का जब डालेंगे ना, बहुत ही फ़र्क पड़ेगा आपको, फिनिशिंग में भी फ़र्क पड़ेगा, बर्न जो होता है बीच से छेद नहीं होगा, पूरा कैंडल परफेक्शन से बनेगा। और आपको स्टेरिक एसिड यूज किए, फाइबर नहीं यूज किया। हाँ, तो हाँ, हमारे हाँ। कैंडल ऐसे कभी फटे नहीं, क्योंकि Right. हम लोग को इतना मालूम था कि जब भी हमें सिखाए थे कि वो पंखा बंद करने से, पंखा चालू रखने से हाँ। उसको रैशेस पड़ते हैं। रैशेस पड़ते हैं, क्रैक आ जाते हैं। वही चीज़ आपका फ्रिज में भी होता है। पंखा मतलब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो हाँ। ज़बरदस्ती, फ्रिज में करोगे तो और भी क्रैक आएगा। तो पियोनी में नहीं आता है क्योंकि ये छोटे हैं, छोटे में क्रैक नहीं आते हैं। और करने के हाँ। बाद इसको एक टेम्परेचर पे सेट होने देते हाँ। हैं। जब वो सेट होता होता है हाँ। तब उठा के उठा हम के फ्रिज में लेके रख जाते देते हाँ, हैं। तुरंत नहीं लेके वही जाते, शॉक लिक्विड नहीं रहते लगता तब है, भी नहीं लेके बिल्कुल। जाते। तो वो हवा फैन से या फ्रिज में जब डायरेक्ट रखते हैं तो उसको शॉक लगता है, तभी वो फटता हाँ, है। तभी नहीं करते हाँ, हैं। तो अभी आपको ये सारे प्रॉब्लम उसको नहीं सेट होने आएंगे। देते हैं, उसके मोल्ड को लगाने देते हैं, पूरा सेट हो जाएगा। सेट तो हो उसके जाए। बाद 5 मिनट में 5 मिनट Right. 10 मिनट के बाद उसको फ्रिज में रखें। हाँ, करेक्ट। तो वही करना है आपको, 5-10 मिनट बाद। प्रेफरेबली नहीं कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। मोल्ड बार बार यूज करने से, जैसे अभी इसको हाँ। ये मोल्ड को भी पिंक कलर का ये हाँ, आया है, हाँ, coloring हाँ, हाँ, आया है, तो हाँ। हम लोग के भी जैसे हम लोग सनफ्लावर बनाते हैं, प्यूनिस बनाते हैं, तो मोल्ड को भी ना बार बार वो कलर होता है, तो हम लोग उसके लिए कुछ ये कर सकते हैं। लिक्विड ये वाला बेटर कलर है, महंगा है, लेकिन जो पाउडर कलर है को लगता बहुत नहीं है। स्ट्रॉन्ग, ये कलर नहीं पकड़ता है। नहीं, ये भी पकड़ता है एक्चुअली, झूठ नहीं बोलूँगी। ये तो कैंडल के पिगमेंट के हिसाब पे ही, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और वाइट सिलिकॉन तो हमेशा कलर हो जाएगा। तो लेकिन वो कलर दूसरे में नहीं चिपकता है। एक बार आपका वो सेट हो जाए तो वो कलर इसी में चिपक जाता है, लेकिन दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो दिस थिंग, लाइफ कितना होगा कि हमें सिलिकॉन मोल्ड्स का तो जनरली अबाउट बोलते हैं कि 20 बार यूज़ कर लो तो उसके बाद उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। तो इसीलिए मोल्ड कैंडल बहुत, मतलब बिजनेस करना है तो मोल्डेड कैंडल का मतलब उतना अच्छा आइडिया नहीं है। 20 कुछ अच्छी क्वालिटी, जैसे ये वाली भी अच्छी है। क्वालिटी लेते तो गर्म पानी से धो सकते हैं उसको हम। हाँ, वो तो आपको करना भी है वैसे भी। चेंज हो जाता है हमारे नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म ज्यादा पानी नहीं, एकदम गर्म नहीं, बुलबुला जिसमें आप हाथ रख सको ना, उतना। तो हमारे कुछ गर्म पानी में उसको ना थोड़ा चेंज हो एक- गया था।
तो गरम नहीं, हल्का गरम, हाथ जिसमें रख के एकदम तकलीफ ना हो वैसा गरम, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट या कोई सोप डाल के इसमें हल्का सा धोना है। इसको घिसना भी नहीं है, नहीं तो इसके डिज़ाइंस खराब हो जाएंगे और ओवर हीट होने से तो ऑब्वियसली इसका शेप चेंज होगा। सो बस डुबो के हल्का सा कोई कपड़े से थोड़ा सा ये करके बस सुखाने रख दो, तो फिर आपका मोल्ड का लाइफ उससे बढ़ता है। देन आप 112 तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इसीलिए मोल्ड का खर्चा ज़्यादा है, वेस्टेज ज़्यादा है और टाइम भी लगता है। आप लोग फ्रिज में इसीलिए रखते हो ना कि जल्दी जल्दी एक और लॉट बना लें, तो इससे अच्छा कंटेनर कैंडल। बट ये प्रिटी दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, तो वो भी है कि हमको मन करता है बनाने का। सो हाँ, फ्रेग्रेंस डाउन स्ट्रक्चर फ्लोरल। हाँ, अभी किस टाइप के फ्रेग्रेंस यूज़ करने हैं जस्ट एक आइडिया देती हूँ। जैसे सलोन, स्पा, होटल में ना उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मोगरा वोगरा नहीं चाहिए होता है, उनको बड़ा शांति वाला ऊद, अगर ऊद, वेटिवर, ये सारे कुछ सैंडलवुड की खुशबू, भीनी भीनी खुशबू चाहिए, लैवेंडर अच्छा जाता है। लेकिन रोज़ या जैस्मिन, मोगरा ये सब कब जाएगा? फेस्टिवल के सीज़न में, होली, दिवाली में आपको स्मेल से ही पता चलता है कि एक फेस्टिवल वाला खुशबू है। फिर आपको एक और चीज़ होटल वगैरह में जाता है, इवन घरों में अच्छा जाता है, लेमन, ऑरेंज, ये सब सिट्रस फ्रूट के खुशबू, ये सारी खुशबू आपको क्या लगता है? बड़ी खुशी देती है, मतलब अपलिफ्ट करती है, एनर्जी देती है, राइट। तो ये 3 कैटेगरी के खुशबू होते हैं मेनली। एक तो जो मोगरा वगैरह है वो फेस्टिवल का खुशबू देता है, वो आप होली, दिवाली, कोई भी मतलब फेस्टिवल में आप वो बना सकते हैं। अगर सलोन, स्पा और होटल में देना है तो मोगरा वोगरा वो लोग को पसंद नहीं आता, ये बहुत लाउड होता है, मंदिर जैसा फील देता है। उनको चाहिए रिलैक्सिंग, लैवेंडर हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये सारी चीज़ें, इवन लेमन, ये सब लेमन ग्रास हो गया, ये सारी खुशबू वहाँ पे जाती है। और ये रेस्टोरेंट में अगर आपको देना हो, वहाँ पे मोगरा देंगे नहीं, खाने के खुशबू के साथ मोगरा किसी को नहीं चाहिए, खाने के खुशबू के साथ लैवेंडर नहीं चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए? वेनिला चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, जो खाने वाली चीज़ें की खुशबू, स्ट्रॉबेरी चाहिए, राइट। तो वैसे हम डिसाइड करते हैं कि किसके लिए क्या खुशबू। आजकल रेस्टोरेंट्स में भी कैंडल्स काफ़ी जलाते हैं, वो कैंडल सेंटर टेबल में भी रख देते हैं, छोटे छोटे टी लाइट कैंडल आप लोग, तो वो उसकी खुशबू आप वैसे सिलेक्ट करना है कि खुशबू जो है हम लोग वहाँ पे वो बहुत लाउड स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं देंगे। सैंडलवुड भी रेस्टोरेंट में नहीं चलता, लेकिन खाने की खुशबू, कॉफ़ी, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है। तो बस यही है, अभी हम बनाएंगे कैंडल्स। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। हाँ, तो अभी जो ये कैंडल है, ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लगभग 100 ग्राम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 100 ग्राम का जो फॉर्मूला दिया है, मतलब 100 ग्राम डिपेंड करता है आपका टिन कितना बड़ा है, इसमें जाएगा 100 ग्राम, इसमें शायद 150 ग्राम जाएगा, शायद, हाँ मुझे भी नहीं पता, हम बनाएंगे फिर देखेंगे। तो 100 ग्राम का आपको 200 ग्राम बनाना है या 500 ग्राम बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है? हर एक चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 किलो बनाना है तो हर एक आइटम को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 5 किलो बनाना है तो हर एक आइटम को 50 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यही फॉर्मूला रखेंगे तो आपका जितनी बार कैंडल बनाते हैं सेम क्वालिटी का कैंडल बनेगा, है ना। तो ये सोया वैक्स का कैंडल का फॉर्मूला है। एक हम पैराफिन वैक्स भी बनाएंगे। एक पैराफिन वैक्स का कैंडल में, उसमें पैराफिन वैक्स यूज़ होता है, वाइबर यूज़ होता है, स्टेरिक एसिड यूज़ होता है, यही प्रोपोर्शन में। खुशबू 8 to 10 ग्राम, 8 to 10 ग्राम इसलिए रखा है, कुछ खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे पेपरमिंट बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है, लेमन थोड़ा माइल्ड होता है। तो जो माइल्ड खुशबू है आप स्मेल करके देखिए, आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं 8 ग्राम डालती हूँ, अगर माइल्ड है तो 10 ग्राम। सो रफली ये एक प्रोपोर्शन होता है। कलर क्वांटिटी सफिशिएंट मतलब कितना डार्क कलर चाहिए उस हिसाब से आप डालेंगे। तो कलर का मेजरमेंट कुछ नहीं होता है, कलर आप थोड़ा डालना चाहें डालिए, थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए डालें, और ऑप्शनल भी है, ज़रूरी नहीं है कलर डालना, ठीक है। पैराफिन वैक्स में सिर्फ पैराफिन वैक्स यूज़ होता है, जबकि सोया वैक्स में बेटर है। बहुत लोग सिर्फ सोया वैक्स से भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप पैराफिन वैक्स डालो 30 ग्राम्स और 70 ग्राम सोया वैक्स डालो, आपकी जो फ्रेग्रेंस थ्रो है, जो हॉट थ्रो है, वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि पैराफिन वैक्स एक तो सस्ता होता है, बट इसका ना ये ज़्यादा जल्दी उड़ता है, तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप लिखने में लिखो कि इट इज़ सोया वैक्स कैंडल, लेकिन बनाने के टाइम पे 30 ग्राम उसमें पैराफिन वैक्स डालेंगे तो आपका परफेक्ट खुशबू छोड़ेगा वो।
ठीक है। और उसके साथ आपका स्टेरिक एसिड 3 ग्राम जाता है। सोया वैक्स में स्टेरिक एसिड कम चाहिए होता है और पैराफिन वैक्स में स्टेरिक एसिड ज़्यादा चाहिए होता है। वाइबर यहाँ पे कम चाहिए होता है शाइन के लिए, पैराफिन वैक्स में ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे 0.5 ग्राम 100 ग्राम के लिए और यहाँ पे 1 ग्राम 100 ग्राम के लिए।